नावल्स फॉरएवर में खुशामदीद। मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अना इलियास के 2 कंप्लीट नावल अपलोड किए, जिस पर आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। और ऐसा क्यों ना होता, नावल्स थे ही बहुत ज़बरदस्त। और जो आज मैं नावल पढ़ने जा रही हूँ ये बिल्कुल उसी की टक्कर का है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों को यकीनन बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस नावल को, जिसका नाम है तेरे मेरे दरमियाँ, और इसकी राइटर हैं अना इलियास। या अल्लाह, कहाँ छुपूं? अगर वो यहाँ भी पहुँच गया तो? और उससे आगे वो सोच नहीं सकी। वो तो कुत्तों की तरह उसकी बू सूंघते फिर रहे थे। अगर हाला उनके हाथ लग जाती तो उन्होंने वाकई उसे चील कौवों के आगे डाल देना था। हाल रोड का बहुत मसरूफ़ इलाका था। हाला ने पास खड़ी सफ़ेद आल्टो को हसरत से देखा कि अगले लम्हे ही वो चौंक गई। उसे उसके लॉक्स खुले नजर आए। क्या किस्मत ऐसे भी मेहरबान हो सकती थी? उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसने इधर उधर देखते जल्दी से दरवाज़ा खोला और पिछली सीटों के बीच खुद को छुपाकर अपना काला दुपट्टा ऐसे ओढ़ा कि कार के कारपेट्स का ही गुमान होता था। ऐ अल्लाह, मैं आपका नाम लेकर सब छोड़ आई हूँ। आपने इस कार का लॉक खुला रखकर मेरा इस बात पे ईमान पुख्ता कर दिया कि बेशक आपसे बढ़कर कोई आपके बंदे की हिफाजत नहीं कर सकता। तो ऐ अल्लाह, मुझे महफूज हाथ में पहुंचा देना। हाला ने आंखें बंद करके बड़ी शिद्दत से अल्लाह को मुखातिब किया था। जामन, कुछ खुदा का खौफ खा यार। किसी दिन तेरी इस भुलक्कड़ नेचर की वजह से तुझे अपनी गाड़ी से हाथ धोने पड़ जाएंगे बेटा। असफर ने सफ़ेद आल्टो की फ्रंट सीट का डोर खोलते हुए जामन को लिताड़ा। पता नहीं यार, मुझे कैसे भूल गया। जामन ने हैरत से याद करने की कोशिश की कि वो कार को लॉक लगाना क्यों भूल गया था। जामन और असफर हाल रोड अपना लैपटॉप ठीक करवाने आए थे। आधे घंटे का काम था। जैसे ही वो वापस आए तो गाड़ी का लॉक खुला देखकर असफर का मीटर घूम गया। दिल करता है पूरा बादामों का गोदाम तेरे नाम कर दूं। तुझे सीक्रेट सर्विसेज ने आखिर कैसे ले लिया है? मैं आज तक इस बात पे हैरान हूँ। अल्लाह पूछे तुझे। असफर के ताने वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा था। अपनी जानलेवा मुस्कुराहट से मुस्कुराते हुए उसने एक अबरू उठाकर उसे देखा और बेख्तियार कहका बुलंद किया, ये बीवियों वाले ताने देने से ज़रा परहेज़ किया करो। जामन ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए गमगीर आवाज़ में कहा, 6 फुट से निकलता कद, मजबूत चौड़े शाने, घने स्याह बाल, गहरी पुरसोच आंखें, खड़ी नाक और गंधमी चमकदार रंगत, जिसको प्योर एशियन ब्यूटी कहा जाता है। क्लीन शेव, जहाँ से गुजरता था लड़कियों के दिल धड़का जाता था। बकौल असफन के, हम इतनी तोप चीज़ है नहीं जितना सीक्रेट सर्विसेज ने हमें बना दिया है। जामन और असफन चाइल्ड बडीज़ थे। शुरू से आर्मी ज्वाइन करने की ख्वाहिश थी दोनों की, जो वक्त के साथ साथ बदली, और दोनों ने आर्मी को ज्वाइन करने के साथ सीक्रेट सर्विसेज को भी ज्वाइन किया, जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ थे। वैसे तो दोनों की फैमिलीज़ इस्लामाबाद में रहती थी, लेकिन उनकी पोस्टिंग मुख्तलिफ जगह होती थी। आजकल लाहौर में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के बायस ये दोनों जौहर टाउन में रेंट पर फ्लैट लेकर रह रहे थे। हाला दम साधे पिछली सीटों के दरमियान लेटी दोनों की बातें सुन रही थी। सीक्रेट सर्विसेज के नाम पर चौंकी और सोचा कि अल्लाह ने सही हाथों में पहुंचाया है, ये यकीनन मेरी मदद करेंगे। जैसे ही गाड़ी फ्लैट्स की बिल्डिंग की कंपाउंड में एंटर हुई, हाला आहिस्ता से उठने लगी, मगर फिर भी पीछे वाली सीट्स में इर्ताश महसूस करके वो दोनों चौंके और हाथ पैंट्स में मौजूद मोज़र पर गए। जैसे ही हाला का सर उभरा, तब तक जामन गाड़ी पार कर चुका था। उसके उठते ही दोनों ने बर्क रफ्तारी से पीछे मुड़ते हैंड्स अप कहा। हाला अपने इतने करीब 2 गन्स देखकर बेख्तियार चीखने लगी। एक के बाद जब दूसरी चीख में मारी तो जामन ने जल्दी से आगे बढ़कर एक हाथ उसके मुंह पर जमाया, मगर मोज़र वाला हाथ बदस्तूर वहीं था। अपने इतने करीब मोज़र देखकर हाला की आंखें दहशत से फटने के करीब थी। अगर एक आवाज़ भी और निकली तो यहीं पर भून कर रख दूंगा, इंतहाई सख्त लहजे में कहते जामन ने उसे धमकी दी। सुबह से वो जिस ज़हनी और जिस्मानी मुशक्क़त बर्दाश्त कर रही थी, अब इस दहशत अंगेज़ मंजर को देखने की उसमें हिम्मत जवाब दे गई थी। वहीं पर वो ढह गई। व्हाट द हेल! उठो, ड्रामे मत करो, अदरवाइज़ तुम मुझे जानती नहीं, जामन ने गुस्से से उसे झंझोड़ते हुए कहा। असफर ने भी पीछे होते उसकी ढलकी कलाई पकड़कर जो ही नब्ज़ चेक की तो वह वाकई में ही बहुत मदम चल रही थी। छोड़ दे मेरे भाई, वो वाकई बेहोश हो गई है, असफर ने उसके बेहोश होने की तस्दीक करते हुए कहा। दोनों सीधे होकर अपनी सीट्स पर बैठे। अब इस बला का क्या करें? जामन ने किस कदर झुंझलाहट से कहा। बला तो वाकई है, असफर ने शरारत से हाला को देखते हुए कहा। मैंने 1000 मरतबा कहा है कि जब मेरे साथ हो तो अपनी लड़कियों से मुतल्लिक चीप सोच अपने पास रखा करो। जामन ने गुस्से से उसे डांटते हुए झाड़ पिलाई।
इतनी टेंस सिचुएशन में उसे असफन की ये बात एक आंख ना भाई। अब क्या करें इसका, अगर कोई कंपाउंड में आ गया तो क्या होगा? सामन ने परेशानी से सोचते हुए कहा। फौज और इंटेलिजेंस में होते हुए बेशुमार टेंस सिचुएशन से वो दोनों गुजरे थे, मगर यहाँ बात एक लड़की की थी जिसके साथ उनकी मौजूदगी हर तरह से मशकूक हो सकती थी। इसका एक ही हल है कि इसको उठाकर पिछले खुफिया रास्ते से अपने फ्लैट में चलें, क्योंकि फ्रंट से इसको लेकर जाना हमारी पोजीशन को ऑकवर्ड कर देगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? सर को अगर पता चल गया ना तो बेटा इस ज़मीन और आसमान में हम कहीं नज़र नहीं आएंगे। तुम बैठकर सर की परमिशन का वेट करो, मैं जा रहा हूँ। सामन की बात पे असफंद गुस्से से गाड़ी से निकलने लगा। क्या हो गया यार? अब चल मैं उसे उठाता हूँ, तू पहले निकल कर चेक कर। पिछला रास्ता क्लियर है तो मैं इसे उठा कर आता हूँ। मुझे मिस बेल देगा तो मैं समझ जाऊँगा कि सब सेट है। सामन ने बलाखिर उसके आइडिया को कबूलियत बख्शते हुए कहा। असफन लैपटॉप हाथ में लिए गाड़ी से निकलकर पिछली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जो कि इमरजेंसी के लिए लोगों के लिए अपने बचाव का एक रास्ता था। थोड़ी देर बाद असफन की मिस्ड कॉल आई, जिसका मतलब था कि उनके फ्लैट तक रास्ता क्लियर है। जामन ने फुर्ती से हाला को कंधे पर डाला, गाड़ी लॉक की और पिछले रास्ते की जानिब दबे कदमों से बढ़ने लगा। फ्लैट में दाखिल होकर उसने एक कमरे में हाला को बेड पर लिटाया। ये 2 कमरों का फुली फर्निश्ड और लग्जरी फ्लैट था। एंटर होते ही एक छोटा सा कॉरिडोर, जिसके एंड पर दाएं जानिब 2 बेडरूम, सामने बड़ा सा लाउंज जिसके साथ अमेरिकन स्टाइल ओपन किचन और उसके साथ स्टोर और लॉन्ड्री थी। लाउंज में बड़ी सी ग्लास वॉल थी, जिसमें से एक दरवाज़ा छोटे से टेरेस में खुलता था, जहाँ चेयर्स रखकर साथ में मुख्तलिफ प्लांट से एक खूबसूरत सा सिटिंग एरिया बनाया गया था, जहाँ अक्सर रात या शाम में असफंद और सामिन चाय पीते थे। समिया को कॉल करके अभी और इसी वक्त आने का कहो। सामिन हाला को बेड पर लेटा के बाहर आते ही असफंद से बोला। समिया ना सिर्फ असफंद की मंगेतर थी, बल्कि उन्हीं के साथ इंटेलिजेंस में IT डिपार्टमेंट से मुंसलिक थी। उसको बुलाने का मकसद, वैसे भी शाम हो गई है, रात तो नहीं हुई, उसकी चेकिंग मैं या तुम तो कर नहीं सकते, सो समिया ही करेगी और उसको अपना सिस्टम लाने का कहना, क्योंकि इस लड़की के होश में आते हुए उसका सारा डाटा समिया चेक करेगी। पता नहीं कौन और किस मकसद के तहत हमारी कार में थी। ओके। सामिन की बात समझते हुए असफंद ने कॉल करके समिया को अपने यहाँ आने का कहा। हेलो गाइस। 15 मिनट बाद उनके फ्लैट की बेल हुई। असफंद देखने लगा, उसके साथ समिया लाउंज में एंटर हुई। क्या हुआ, इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? ब्लैक जीन्स पर हस्बे साबिक ग्रीन और ब्लू चुनरी का कुर्ता पहने, ब्लू स्टॉलर गले में डाले, ऊंची सी पोनी टेल और नज़र के ग्लासेस लगाए, पाँव में जोगर्स पहने वो अपने टॉम बॉय हुलिये लगती थी। तीखे, नकूश, नडर और कॉन्फिडेंट में भी बहुत क्यूट। जामिन ने सारा वाक़या सुनाकर लड़की को चेक करने का कहा, क्योंकि वो खुद लड़कियों से 2 मील दूर ही रहता था। सारी बात समिया ने खामोशी से सुनी। ये बताओ कि इसे गाड़ी से यहाँ तक उठाकर तुम ही लाए थे या असफंद? असफंद और जामिन के मुकाबिल सोफे पर बैठी हुई मशकूक नज़रों से उन्हें देख रही थी। तुम दोनों का कोई हल नहीं। अब क्या लिख कर दोगे कि मैंने ही उसे उठाया था? तुम्हें यहाँ तफ्तीश के लिए नहीं बुलाया, जो काम कहा है वो करो। जामिन ने उसे झाड़ पिलाते कहा। इन सब को पता था कि वो काम के वक्त किसी किस्म की इधर उधर की बातें बर्दाश्त नहीं करता था। समिया उसका खराब मूड देखकर जल्दी से उठी और उस कमरे में गई जहाँ हाला मौजूद थी। एक अजीब ही कशिश थी उसमें जो लोगों को अपनी जानिब खींचती थी। समिया भी इस बात की मुतरफ हुई। उसको चेक करने के साथ साथ वो उसे होश में लाने की कोशिश करती रही। आखिर 5-10 मिनट के बाद उसे होश आ गया। समिया को उसके पास से कोई काबिल कदर चीज़ नहीं मिली। आंखें खोलते ही जो चेहरा हाला को नज़र आया वो उसके लिए बिल्कुल अनजान था। कौन हो तुम? हाला एकदम घबरा कर उठी। समिया एकदम पीछे हुई। हाला ने घबरा कर चारों जानिब देखा। डियर, ये तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि तुम कौन हो। समिया ने दीवार के पास पड़ी राइटिंग टेबल की कुर्सी पकड़ के बेड के करीब रखते हुए कहा। मैं कहाँ हूँ? उसने समिया का सवाल नज़रअंदाज करते हुए एक और सवाल किया। देखो लड़की, अभी तक तो तुम ज़मीन पर ही हो, लेकिन वो जो बाहर एक बॉगी मैन बैठा है ना, वो तुम्हें आलमे बाला में पहुंचाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। कौन? हालांकि आंखें दहशत से फैल गई। पहला ख्याल यही आया कि वो उन लोगों के हत्थे चढ़ गई है। उसे भूल गया था कि उसने किसी गाड़ी में पनाह ली थी। मैडम वही जिसकी गाड़ी में तुमने पनाह ली थी। समिया के कहने पर उसके दिमाग में बेहोश होने से पहले के सब मंजर स्पार्क हुए। ओह, मैं कैसे भूल गई कि अल्लाह ने मुझे बचाने के लिए एक राह निकाली थी। खुद से मुखातिब होते हुए उसने सोचा। शुक्र। बेख्तियार मुस्कुराते उसने दिल पर हाथ रखकर बुलंद आवाज़ में कहा। क्या मतलब?
समिया जो उसकी मुस्कुराहट से अभी सही से मुतासिर भी नहीं हो पाई थी, किसी कदर ताज्जुब से बोली। इस शुक्र का मकसद। अभी उसका जुमला भी पूरा नहीं हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। समिया ने उठकर दरवाज़ा खोला। क्या है? वो पहले ही उन्हें मशकूक समझ रही थी और अब हालांकि शुक्र करने वाली बात सुनकर और भी कंफ्यूज हो गई थी। जामन पूछ रहा है कि कुछ बताया उस लड़की ने? मेरी तो बचपन की रिश्तेदारी है ना, जो मिलते ही मेरे गले लगकर सब बता देगी। समिया ने अपना गुस्सा असफन पर निकाला। मेरा क्या कसूर है यार? अच्छा उसको लेकर बाहर आओ, उसने मुड़ते हुए कहा। चलो तुम्हारी पेशी आ गई है, समिया ने उसे उठने और अपने पीछे आने का कहा। हालांकि अब तसल्ली हो गई थी कि वो महफूज हाथों में है। समिया के पीछे चलते हुए वो सब अल्फाज तरतीब दे रही थी जो यकीनन उसे उस शख्स के सामने कहने थे जिसके जारहाना तेवरों से वो बेहोश हो गई थी। लाउंज में आकर समिया उसके सामने से हटी और फिर जामन और हाला आमने सामने थे। जामन खड़ा होकर उसके सामने आया और जांचती हुई नज़रों से उसे देखा। हाला को अपना एतमाद बरकरार रखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो? कहाँ से आई हो? और हमारी ही गाड़ी में क्यों बैठी? अलिफ से ये तक शुरू हो जाओ, और अगर एक लफ्ज़ भी गलत हुआ तो मैं ये नहीं देखता कि मुजरिम मर्द है या औरत, एक जैसा सलूक करता हूँ। जामन के खुश्क और बेलचक लहजे ने उसके जो हवास सल्ब ज़रूर किए। समिया सब नोट करो और इसी वक्त इसका सारा बायोडाटा निकालो। अचफंद उसे बता चुका था कि लड़की के पास से कुछ नहीं निकला। मेरा नाम हाला सरफराज है। पेरेंट्स का बचपन में इंतकाल हो गया था। SOS विलेज में कौन मुझे छोड़ कर गया मैं नहीं जानती। उन्होंने मुझे पढ़ाया। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैस कॉम में मास्टर्स करके एक अखबार में रिपोर्टर हूँ। इकबाल टाउन में किराए के फ्लैट में रहती हूँ। पिछले दिनों रहमान शाह के बारे में कुछ चीज़ें मेरे हाथ लगी और वो मैंने शाया करवा दी। इसे मेरा सच हज़म नहीं हुआ। उसने मुझे कहा कि मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे माफ़ी मांग कर कहूँ कि मैंने उसके बारे में गलत खबर दी थी। वो इस मॉडल गर्ल के कत्ल के केस में मुलविस नहीं। जब मैं नहीं मानी तो पहले उसने मुझे जॉब से निकलवाया और फिर मेरे फ्लैट पर भी धमकाने आया, और फिर हद ये की कि मेरे पीछे उस दिन गुंडे पड़वा कर मुझे किडनैप करवाने की कोशिश की। अल्लाह ने मेरी जान बचानी थी, जो आपकी कार अनलॉक थी, और फिर अब मैं यहाँ हूँ। उसके चुप करते ही वो तीनों जैसे होश में आए। क्या वो समझे थे और असल में वो लड़की क्या निकली? रहमान शाह एक मशहूर मॉडल गर्ल का वाक़या गुजरे इतने दिन नहीं हुए थे। उनको भी इत्तला मिली थी कि रहमान शाह ने ही उस मॉडल गर्ल को कत्ल करवाया था, जिसकी लाश उसी के अपने फ्लैट से मिली थी, मगर उन्हें सबूत नहीं मिले थे। समिया सर्च ईच एंड एवरीथिंग। सामन ने हाला को बैठने का इशारा करते हुए समिया से कहा और ख़ुद कॉफ़ी बनाने चला गया। आधे घंटे में समिया ने उसका सारा डाटा चेक करके जामिन को चेक करवाया, मगर जिस एक हकीकत ने उसे चौंकाया वो उसके फादर की ISI की असिस्टेंट डायरेक्टर की डेजिग्नेशन थी। तुम्हारे फादर ISI में थे? जामिन ने सोफे पे बैठे गोद में पड़े लैपटॉप से नज़र हटाकर कहा। जी, मुख्तसर जवाब देकर हाला खामोश हो गई। अब तुम क्या चाहती हो? कहाँ जाना है? असफन ने उससे सवाल किया। आई नो ये मुश्किल होगा, मगर मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि आप लोग सीक्रेट सर्विसेज में हैं और आपकी जॉब का मकसद ही बेकसूर को बचाना है। मैं ना सिर्फ बेकसूर हूँ बल्कि अकेली भी हूँ। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं कुछ अरसा रुपोश रहना चाहती हूँ और आपके पास मैं सबसे ज़्यादा महफूज रहूँगी। उसकी फरमाइश ने उन सबको मकसमे में डाल दिया। बीबी, यहाँ मैं और असफन 2 लड़के ही रहते हैं। ये तो अभी चली जाएगी, आगे तुम खुद बेहतर सोच सकती हो। जामन की बात पर एक मुस्कुराहट हाला के होंठों तक आई। जो लोग अपने कौम की माँओं बेटियों की इज्जत की खातिर अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, उनकी शराफत पर तो मैं कोई क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकती। उसकी बात पर उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि उस लड़की की सच्चाई नहीं उन्हें कायल तो कर ही लिया था। कितनी देर तक? जामिन ने पूछा। जब तक अल्लाह मेरा ठिकाना कहीं और नहीं कर देता। यह सब इतना आसान नहीं है। हम यहाँ इस बिल्डिंग में अकेले नहीं रहते। लोगों को पता चल गया तो अभी तो सिर्फ तुम बेघर हो, फिर हम सब हो जाएंगे। जामिन ने झुंझलाते हुए कहा। वो तो किसी लड़की को वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। समिया तो असफन की तरह उसकी बचपन की दोस्त और बहन बनी हुई थी। जामिन, आज की तो रात गुजारो, सुबह सर से मशवरा करेंगे। आई एम श्योर वो बेहतर सोल्यूशन बताएंगे। समिया के कहने पर वो दोनों मुत्फिक हुए। ठीक है। जामिन के मान जाने पर तीनों ने सुख का सांस लिया। समिया कुछ देर बाद अपने घर की तरफ निकली। हाला से इतनी देर में अच्छी गपशप हो गई थी। जामन और असफन ने उसे उसी कमरे में ठहरने का कहा जहाँ उसे बेहोश हालत में लाकर लिटाया था। दोनों बेडरूम्स के साथ अटैच्ड बाथ थे, इसीलिए उन्हें कोई इशू नहीं हुआ। रात में आने वाले हालात का सोचते कब उसकी आंख लगी वो नहीं जानती थी।
अगले दिन सुबह उसकी फजर के टाइम पर आँख खुली, वज़ू करके जाए नमाज़ ढूंढी जो कि पास ही राइटिंग टेबल के नीचे वाले खाने में उसे पड़ी नज़र आई। नमाज़ पढ़कर वो कश्मकश में थी कि यहीं बैठे या बाहर जाए। बाहर से खटर पटर की आवाज़ आई तो वो दिल में हिम्मत मुजतमा करती दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। जामिन ट्रैक सूट पहने जूसर में जूस बना रहा था। दरवाजे की आवाज़ पर मुड़कर देखा और फिर बेतासुर चेहरे के साथ दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। खड़ूस कहीं का। हालांकि उससे इतनी बेमुरवती की उम्मीद नहीं थी और अब उसने सोच लिया था कि उसे कोई उम्मीद भी नहीं रखनी। वो सोफे पर खामोशी से आकर बैठ गई कि जामिन ग्लास में जूस लिए अपनी तरफ आता दिखाई दिया। अब इतना भी बेमुरवत नहीं, उसने खुद को तसल्ली दी। मगर जैसे ही उसे अपने मुकाबिल सोफे पर बैठकर घटाघट जूस चढ़ाते देखा, अपनी खुशफहमी पर लानत भेजी। यहाँ जितने दिन भी रहना है, अपनी खिदमत आपको खुद करनी है। ट्रे में खाना सजाकर कोई आपको पेश नहीं करेगा और ना ही आप हमारी मेहमान हैं। किचन सामने है, खुद उठिए और खुद बनाइए। ग्लास खाली करके उठते हुए वो अच्छी तरह उसको खुशफहमी की दुनिया से बाहर निकाल लाया। ग्लास किचन काउंटर पर रख कर गालबन वो जॉगिंग के लिए चला गया था। मरते क्या ना करते, वो उठी और अपने लिए नाश्ता बनाया। ये क्या उनका एहसान कम था कि उन्होंने उसे यहाँ रहने दिया था। दिमाग से मनफी सोचों को झटकते वो नाश्ता बनाने लगी। फिर कुछ सोचते इन दोनों के लिए भी ऑमलेट बना दिया। फ्रोज़न पराठे पड़े हुए थे, इसका मतलब है सुबह पराठे खाते हैं। सोचते हुए उसने पराठे भी गर्म कर लिए। अभी वो ये सब करके और जूस के बर्तन धोकर फारिग हुई थी कि वो दोनों वापस आ गए। असफन जामन से पहले जॉगिंग के लिए चला गया था। हाला ने अंदाज़ा लगाया। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। भाई किसी और के फ्लैट में तो नहीं आ गए। ऑमलेट और पराठों की खुशबू पूरे फ्लैट में फैली हुई थी। मस्खरापन छोड़ो, नाश्ता करो और जल्दी निकलो। सर की दोबारा कॉल नहीं आनी चाहिए। उन्हें जॉगिंग के दौरान अपने बॉस की कॉल आ गई थी। किसी केस की अर्जेंट मीटिंग थी। अस्सलाम वालेकुम। हाला को असफन की खुश मिजाजी से थोड़ी सी तकवीत मिली तो उसे किचन की जानिब आते देखकर उसने झट सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अरे जीती रहो सिस्टर, सुबह सुबह हमारे लिए इतनी मेहनत करने का शुक्रिया। आओ टेबल पर रखते हैं। जामिन चेंज करने अंदर चला गया और असफन खुश इखलाकी से कहता उसके साथ मिलकर चीज़ें टेबल पर ले आया और उसे खाने का इशारा किया। आजा यार, असफन ने उसे आते देखकर कहा। नो थैंक यू, अब तुम भी जल्दी करो। जामिन बेमुरवती से कहता किचन की जानिब चला गया और सेब निकाल कर खाने लगा। हालांकि जामिन खुद पराठे लाता था और शौक़ से भी खाता था। असफन ने उसकी इस हरकत पर यकदम हाला को देखा जिसका चेहरा खफ़त से सुर्ख हो गया था। वो बच्ची तो नहीं थी कि जामिन के इस इंसल्टिंग एटीट्यूड को ना समझती। ओके सिस्टर, टाइम शॉर्ट है सो आई हैव टू गो। इतने मज़ेदार नाश्ते के लिए थैंक यू। असफन ने जामिन की रवैये की तलखी को कम करने की कोशिश की। प्लेयर भाई, हाला ने भी उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जामिन ने बड़े गौर से भाई बहन की मोहब्बत का ये नज़ारा देखा। सिस्टर, हम बाहर से लॉक करके जा रहे हैं क्योंकि आपकी यहाँ मौजूदगी को हम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते अभी। दोपहर में समिया आपके पास आ जाएगी, उसके पास यहाँ की डुप्लीकेट चाबी होती है। लैंडलाइन है लेकिन आपने अटेंड नहीं करना। कोई इशू हो तो मुझे या जामिन को कॉल कर लेना, ये हमारे नंबर्स हैं। लिखने से पहले असफान उसके करीब आया जो सोफे पे बैठी थी। उसे आता देखकर उठ खड़ी हुई। असफान ने ज़रूरी हदायत देते हुए एक पेपर दिया जिस पर उन दोनों के नंबर लिखे थे। जामिन पास खड़ा उन्हें देख रहा था। हाला ने सर हिलाते सब हदायत सुनी। कभी कभी ये ज़रूरी नहीं होता कि हम लफ्ज़ों से अपनी नापसंदीदगी का इजहार करें। हमारे रवैये बहुत कुछ समझा देते हैं। गाड़ी चलते ही असफन ने कहा। इस लेक्चर का मकसद? जामिन ने हैरत से असफन को देखते हुए कहा। इतने बच्चे नहीं हो कि समझ ना आए। वो लड़की अगर किसी मजबूरी में हमारे पास की मदद उम्मीद लेकर आई है और तुम्हें उसे मजबूरन रखना भी पड़ गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि अपने हर अमल से जताया जाए। पराठे आई थिंक तुम ही बहुत शौक़ से लाते और खाते भी हो। अगर तुम सिर्फ बैठकर खा ही लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता तुम्हारी शान में। अगर आज कोई मजबूर है और हम किसी की मदद करने के काबिल, तो हमारी इस खुशकिस्मती में ना हमारा कोई कमाल है और उसकी बदकिस्मती में ना उसका कसूर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बालातर होकर सोचो कि वो एक इंसान भी है और अल्लाह ने उसे हमारे पास इसीलिए भेजा है कि वो चाहता है कि हम उसकी मदद करें। मेरा ख्याल इससे ज़्यादा समझाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसके सामने बिछ जाओ। रिज़र्व रहो, रूड नहीं। असफन शायद साल में एक मरतबा ही इतना संजीदा होता था और जब वो संजीदा होता था तो फिर जामिन को किसी खातिर में नहीं लाता था। अब भी जामिन को यही बेहतर लगा कि खामोशी में ही आफियत है और यकीनन उसकी बात भी ठीक थी।
जामन की सबसे बड़ी खूबी ही यही थी कि वो अपनी गलती को जल्द मान लेता था और अमलन उसे ठीक करने की कोशिश करता था। 1 बजे के करीब फ्लैट का दरवाज़ा खुला। हाला किचन में खड़ी कुछ पकाने का भी सोच ही रही थी कि समिया आ गई। हेलो क्यूट गर्ल। समिया के दोस्ताना रवैये ने उसे बहुत ढाढ़स दी। नहीं तो सुबह वाले जामन के रवैये पर वो बहुत दिल बर्दाश्त हुई थी और अपना ठिकाना कहीं और करने का शिद्दत से सोच रही थी। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ क्या कर रही थी? समिया उसे मिलकर इधर उधर देखते हुए बोली। कुछ पका लूँ क्या मैं? उसने झिझकते हुए पूछा। अरे क्यों नहीं, चलो मिलकर कुछ पकाते हैं। वो सर हिलाती उसके साथ लग गई। उन्होंने चिकन निकाला, नूडल्स, चावल सब मौजूद था। हाला ने सिंगापुरियन राइस का आइडिया दिया। दोनों ने झटपट बना लिया। समिया, क्या तुम मेरे लिए कोई जगह अरेंज कर सकती हो? आई नो मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा यहाँ रहना भी ठीक नहीं है, उसने हिचकिचाते हुए समिया को कहा जब वो दोनों खाना खाने के बाद लाउंज में बैठी चाय पी रही थी। क्यों, क्या हुआ? रात तक तो मैं सब सेट करके गई थी। क्या असफन ने कुछ कहा है? समिया उसकी शरारती तबीयत से वाकिफ़ थी, सो झट से पूछा। अरे नहीं, असफन भाई तो बहुत अच्छे हैं, वो जल्दी से क्लियर करने के लिए बोली। तो फिर जामिन? अब की बार हाला ने खामोशी से बस सर झुका दिया। अरे यार, उसकी बात को सीरियस मत लो, इनफैक्ट वो लड़कियों से एलर्जिक है। मेरे साथ भी सिर्फ इसीलिए फ्रैंक है क्योंकि मुझ में लड़कियों वाले गट्स नहीं। तुम उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दो, और वैसे भी जैसे ही सर को पता चलेगा वो तुम्हारा खुद बंदोबस्त कर देंगे। डोंट वरी। समिया की बात वो कुछ मुतमईन हो गई। मीटिंग ख़त्म होने के बाद अवैस आलम, जो कि उनके बॉस थे, उन्होंने असफंद और जामिन को रोक लिया। हाँ भाई, किस लड़की को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है? उन्होंने एक हाथ से पेपर वेट घुमाते हुए पूछा और नज़रें जामिन पर थी। असफंद से था। असफंद और जामिन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर असफंद ने सारी डिटेल बताई। उसके डाटा से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन तुमने समिया से लेकर अपने पास सेव की है? जी सर, असफंद तेज़ी से बोला। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? शो इट टू मी। उनका ठंडा धीमा लहजा भी कभी कभार उन दोनों के हाथ पांव फुला देता था। असफंद ने जल्दी से डाटा निकालकर उनके सामने रखा। इसके बाप के नाम और पोजीशन ने हमें अच्छा खासा चौंकाया था, मगर उन्होंने इन दोनों को यह महसूस नहीं होने दिया। ओके, नाउ व्हाट यू वांट? उन्होंने बड़ा रात जामन से पूछा। वट एवर यू विल डिसाइड आई परसीव इट। आर यू श्योर? उन्होंने जांचती नज़रों से जामन को देखा, जो उनके अजीज़ तरीन दोस्त आलम मलिक की औलाद था और उन्हें अपनी औलाद की तरह अजीज़ था, उनके हर हुक्म को मानने वाला। अब भी ऐसा ही हुआ था। ओके देन, इट्स बेटर टू कीप हर विद यू फॉर सम टाइम। ओके सर। दोनों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और मुसाफा के लिए बाहर निकल आए। हेडक्वार्टर से निकलकर वो सीधा फ्लैट पर आए, जहाँ समिया उनकी मुंतज़िर थी। मुंतज़िर तो हाला भी थी। आखिर उनका जो कोई भी बॉस था, उन दोनों ने आज उससे हाला के मुतल्लिक भी बात करनी थी। वो दुआ मांग रही थी कि किसी तरह उनका वो बॉस हाला का कहीं और बंदोबस्त करवा दे और इस खड़ूस से जामन से उसकी जान छूटे। मगर किस्मत अभी उस पर इतनी भी मेहरबान नहीं हुई थी। उनके अंदर आते ही सलाम दुआ के बाद समिया ने पूछा, तो फिर बात हुई तुम लोगों की सर से? कुछ खाना खाने की इजाज़त है या फिर पहले तुम्हारी अदालत में हाजिरी दें? जामिन तो पहले ही तपा हुआ था। समिया की बेसब्री पर उस पर चढ़ दौड़ा। पीछे से असफंद ने हाथ जोड़कर समिया को खामोश होने का कहा। यार तू फ्रेश होकर आ, समिया कुछ पकाया तो जल्दी से रखो। असफंद ने फ़ौरन दोनों को इधर उधर किया। नहीं, जंग छिड़ जानी थी। जामिन फ़ौरन बेडरूम की तरफ बढ़ा। तुम्हें क्या ज़रूरत थी भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने की? उसके जाते ही असफंद ने समिया को डांटा। वो तो शुक्र था कि हाला दूसरे कमरे में नमाज़ पढ़ रही थी, नहीं तो वो भी फिर से दिल बर्दाश्ता हो जाती। तो अब बता भी चुको कि सर ने हाला के बारे में क्या कहा? उन्होंने फ़िलहाल उसे यहीं रखने का कहा है, इसीलिए उसका मूड ऑफ है। असफद ने तफसील बताते हुए जामन के ख़राब मूड की वजह बताई। चलो जी, हाला बेचारी का नसीब। वो जामन के एटीट्यूड से काफ़ी टेंस थी। हाँ, मैंने उसे समझाया था सुबह। होपफुली अब वो इंसान बनकर रहेगा। दोनों खाना लाउंज की सेंटर टेबल पर रखते बातें भी कर रहे थे। शुक्र के जामन ने खामोशी से खाना खाया। कुछ देर बाद समिया चली गई और उसके जाते ही हाला भी अपने रूम में चली गई, जहाँ वो रात में ठहरी थी। असफंद चाय बनाकर नॉक करके उसे कमरे में देने आया। भाई आपने चाय क्यों बनाई, मुझे कह देते। हाला को उसके हाथ से चाय लेते बहुत अजीब लगा। अरे कोई बात नहीं, हम शुरू से ही हॉस्टल्स में रहे हैं, सो हमें अपने काम करने की आदत है। लेकिन जब तक अब मैं यहाँ हूँ, आप लोग ऐसे कोई काम नहीं करेंगे। ओके ओके, उसने इतने मान से कहा कि उसे मानती ही बनी। और फिर कुछ दिनों में हाला ने उनके सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए।
जामुन को वो बराह रास्त मुखातिब नहीं करती थी, असफन के थ्रू उसकी चीज़ों का ख्याल रखती। जामुन को चूँकि उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, सो उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो शुक्र ही करता कि वो उसे मुखातिब नहीं करती थी। यह कुछ ही दिनों बाद की बात थी। हाला फ्लैट में अकेली थी। जामुन और असफन किसी काम के सिलसिले में सुबह के निकले हुए थे। अब भी इस बिल्डिंग में किसी को हालांकि उनकी फ़्लैट में मौजूदगी का नहीं पता था, क्योंकि वह जाने से पहले फ़्लैट को लॉक करके जाते थे। समिया कुछ शॉपिंग करके उसके कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें दे गई। हाला लाउंज में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी कि दरवाजे पर क्लिक की आवाज़ से वो यही समझी कि जामिन और असफंद आ गए हैं। वो किचन में उनके लिए जूस बनाने गई, क्योंकि वो आते ही जूस ज़रूर पीते थे। जैसे ही कदमों की आवाज़ आगे आई तो किसी की बोलने की आवाज़ भी आई, जैसे कोई फ़ोन पर बात कर रहा हो, मगर ये आवाज़ हाला के लिए अजनबी थी। उसके हाथ जूसर पर ढीले हो गए और आने वाला मोबाइल बंद करके अब लाउंज में अपना बैग साइड पर रखकर मुड़कर सोफे पर बैठने लगा। उसकी नज़र सीधी किचन में परेशान खड़ी हाला पर पड़ी। वो जो कोई भी थे, उन्हें बुजुर्ग नहीं कहा जा सकता था। जामन जितना ही कद काट, कनपटियों के बाल सफ़ेद थे, उनकी जितनी भी उम्र थी, हालांकि वो 40s के ही लगे। वो भी इस फ्लैट में एक लड़की को देखकर हाला से भी कहीं ज़्यादा हैरान हुए। क्या उन्होंने काम वाली रख ली है? मगर फिर ख्याल आया कि काम वाली ना तो जीन्स पहनती है और ना ही इतनी साफ़ सुथरी और खूबसूरत होती है। वो वहाँ बैठने की बजाय किचन के पास आए और माथे पे तेवरी लाकर उसे देखा। कौन हो तुम, और इन दो लड़कों के फ्लैट में क्या कर रही हो? बारोब शख्सियत के साथ उनकी आवाज़ भी उन्हीं की तरह बारोब थी। मैं अभी वो कोई कहानी गढ़ने का सोच ही रही थी कि मेन डोर पर क्लिक की आवाज़ के साथ ही कोई अंदर आया और फिर दबे कदमों अंदर आते एकदम आसिम मलिक पर पिस्टल तानते हुए बोला, डैडी। एकदम पिस्टल वाला हाथ नीचे गया। वापस आकर जामिन ने जैसे ही फ्लैट के दरवाजे पर लगाई तो उसे लॉक खुला हुआ मिला। वो यही समझा कि उनके फ्लैट पर किसी ने धावा बोला है। पहली मरतबा उसे हाला का ख्याल आया कि कहीं उसे ना कुछ हुआ हो। वो गन पॉकेट से निकाल कर दबे कदमों आया ताकि अंदर मौजूद शख्स को पकड़ सके, मगर ये वहमो गुमान में ना था कि उसके डैडी भी हो सकते हैं। वो खुद भी ISI के डायरेक्टर्स में से थे, सो किसी न किसी केस के सिलसिले में लाहौर आते जाते थे। जब से जामिन और असफन की पोस्टिंग यहाँ हुई थी, वो अब लाहौर आकर उन्हीं के पास ठहरते थे, लिहाजा फ्लैट की एक चाबी उनके पास भी होती थी। कौन है ये? जैसे ही वो उनसे मिलने के लिए आगे हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे वहीं रुकने का कहा। पहले जो पूछा है उसका जवाब दो। वो भी जामिन के ही बाप थे। डैडी आप पहले बैठ जाइए, उसने खा जाने वाली नज़रों से हाला को एक नज़र देखकर आसिम साहब से कहा। मेरे पीछे तुम लोगों ने ये कुछ शुरू कर दिया है, तभी डोर भी लॉक था। मैं अभी अवैध से बात करता हूँ। जामिन को घूरा, वो कुछ और ही समझे थे। हो क्या रहा है आखिर यहाँ पर? उन्होंने गुस्से से कहते हुए, डैडी सर को पता है इस लड़की का, और उनकी परमिशन से ही हमने इसे यहाँ रखा है। जामिन ने उन्हें ठंडा करने की कोशिश की, जो फ़ोन निकाल रहे थे। सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से सब बताओ इसके बारे में। हाला को अब समझ आई कि जामिन की नेचर ऐसी क्यों है। यकीनन उसके पेरेंट्स ने उसकी तरबियत बहुत टफ की थी। हाला किचन में ही थी और वो दोनों लाउंज में बैठे थे। इधर आओ बेटा। जामिन की सारी बात सुनने के बाद उन्होंने हाला को अपने पास बुलाया। वो घबराती हुई उनके पास आई। उन्होंने उसे अपने बराबर सोफे पर बैठने का इशारा किया। जामिन सामने वाले सोफे पर दोनों घुटनों पर कूनियाँ टिकाए और हाथों को आपस में जोड़े सर हल्का सा झुकाए हुए बैठा था। हाला को तो अक्सर किसी फिल्म का हीरो ही लगता था। बेटा आई एम सॉरी, जिस तरीके से आप इस घर में मौजूद थी, मैं इससे परेशानी में गलत नतीजा कर गया। बहरहाल हम आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करेंगे। रहमान शाह ऑलरेडी हमारी हिट लिस्ट पे है। इसके अलावा हमने और भी केसेस उसके लिए ढूंढे हैं। खैर आप रिलैक्स होकर कुछ अरसा यहाँ रहो, फिर कुछ और बंदोबस्त करते हैं आपका। उन्होंने उसे तसल्ली देते आखिर में जामुन को देखते हुए कहा। ये असफंद कहाँ है? उनके सवाल पर उसने सर उठाया। नज़र सीधी अपनी जानिब तकती हाला पर पड़ी तो उसके माथे पर शिकने उभर आई। हाला ने फ़ौरन सर नीचे झुका लिया। कुछ काम से गया है, अभी आ जाएगा। आप फ्रेश हो जाइए तब तक, उसने अपनी जगह से उठते कहा। आप कुछ लेंगे अंकल, जूस या चाय? हाला ने उनको उठते देखकर पूछा। वाई नॉट बेटा, चाय, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हाला को थोड़ी सी तसल्ली हुई। अभी वो जॉगिंग से वापस आया ही था। कंपाउंड से आते हुए होकर जो अखबार देकर गया था वो हाथ में लिए अपने फ्लैट की जानिब आया। आज जामिन अकेला ही जॉगिंग पर गया था। असफन की तबीयत ठीक नहीं थी, सो वो सो रहा था। हाला ने जो ही अंदर आते जामिन को देखा, किचन में उसके लिए नाश्ता बनाने चली गई। इन दोनों में अगर बहुत खुशगवार बातचीत का तबादला नहीं होता था तो सर्द मैरी भी नहीं थी।
जामिन को अंदाज़ा हो गया था वे खुद भी उसे इग्नोर करती है और उसे ये बात बहुत अच्छी लगी थी। मैंने नाश्ता बना दिया है, अगर आप कहते हैं तो टेबल पर लगा दूँ। हाला ने उसे फ्रेश होकर आते देखा, मगर वो अभी भी ट्राउज़र और टी शर्ट में था। ये पहली मर्तबा था कि वो उसे बराह रास्त मुखातिब कर रही थी। नहीं, अभी बस चाय दे दें, असफंद उठेगा तो इकट्ठे कर लेंगे, उसने मसरूफ़ से अंदाज में अखबार पढ़ते बगैर उसकी तरफ देखते हुए कहा। अभी उसने दूसरा सफ़ा खोला ही था कि पहली खबर पर ही वो शॉक्ड रह गया। बेयकीनी से उसने किचन में चाय बनाती हाला को देखा। ओए बडी, आ गया तू जॉगिंग करके, असफंद ने उसके कंधे पर हाथ मारकर कहा। जमन ने बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखा। असफंद एकदम चौंका। क्या हुआ है? उसे जामिन के चेहरे पर कुछ गैर मामूली तासुरात दिखे। उसने खामोशी से अखबार उसकी की खबर की तरफ इशारा किया। असफंद उसके पास ही सोफे पर बैठकर खबर पढ़ने लगा और जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था उसके चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे, जबकि जामिन की खोजती और कुछ गजीली नज़रें अब तक हाला पर जमी थी। वो यूं ही चाय लेकर आई तो जामिन को अपनी तरफ तकता पाकर कुछ हैरान और परेशान सी हुई। क्या है ये? जामिन असफंद से अखबार लेकर हाला की जानिब बढ़ाया। उसने हैरान होकर अखबार देखा जिसमें उसकी तस्वीर के साथ हेडलाइन थी, मफरूर कातला। उसने फटी फटी आंखों से खबर को पढ़ना शुरू किया। हाला सरफराज, जो कि किसी गिरोह के साथ मुलविस है, जुमेरात की रात एक बेकसूर मॉडल टाउन के ब्लॉक एल में लूट कर और फिर कत्ल करके भाग गई। जिस किसी को नज़र आई या उसके मुतल्लिक कुछ खबर हो, मंदरजा झैल राब्ते पर इतला दे। पुलिस को ये मफरूर कातला दरकार है। बराए मेहरबानी हमारे साथ ताउन करे। अखबार उसके हाथ से छूट कर गिर गया। जामिन खड़ा होकर उसके मुकाबिल आया। जुमे का दिन था ना जब तुम मुसीबत बनकर हमारे साथ आई थी यहाँ? नहीं, ये सब गलत है, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, वो रोते हुए बेख्तियार बोली। ये खबर जिसने छपवाई है वो SHO है, नाम तो पढ़ चुकी होगी, ज़मान शाह। अब ये भी बोल दो कि वो SHO नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं। तुम अभी उसने गुस्से से कहते उसकी बाजू पकड़ी ही थी कि उसके मोबाइल पर अवैस आलम की कॉल आने लगी। उसने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कॉल अटेंड करते हाला की बाजू को अब एक झटके से छोड़ा और एक गसीली नज़र उसके चेहरे पर डाली जो मुजरमों की तरह सर झुकाए रो रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर में मैं समिया को भेज रहा हूँ, वो नकाब में आएगी। तुम और असफंद हाला को लेकर फ्लैट में नकाब में ही लेकर आओगे। समिया खिड़की के रास्ते से तुम्हारे फ्लैट से मेरे कैंट वाले में निकल आएगी। तुम्हारे डैडी भी मेरे पास पहुंच चुके हैं। तुम्हारा और हाला का मेरे फ्लैट पर निकाह होगा, फिर वो नकाब में तुम्हारे डैडी के साथ तुम्हारे फ्लैट पर वापस आएंगे। उनके आखिरी जुमले सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ गया। होल्ड ऑन सर, ये क्या कहा है आपने? उसने बेयकीनी से पूछा कि शायद वो जल्दी में कुछ गलत कह गए हैं। ऊंचा सुनने लग गए हो क्या? तुम्हें पता है कि मैं अपनी बात दोहराता नहीं, लेकिन तुम्हारे मुतवक्का होने वाले निकाह की खुशी में मैं बता देता हूँ कि तुम्हारा और हाला का निकाह हो रहा है कुछ देर बाद। एनी ऑब्जेक्शन? उन्होंने ठंडे और सर्द लहजे में कहा। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। वो मोबाइल सुनता अपने रूम में आ गया। आई गिव अ डैम, मैंने कभी तुम्हारे बाप की नहीं सुनी। तुम क्या चीज़ हो? वो मेरे डैडी हैं, मैं नहीं हूँ। जामिन इनसे काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक था, तो कभी कभी तो उनके साथ दोस्तों की तरह बात करता था। सर, ये कोई ट्रॉफ़ी देने की बात नहीं, और ना मैं इतना बच्चा हूँ। आज का अखबार आपने शायद पढ़ा नहीं। मोहतरमा आदि मुजरिम और कातला है। अब मैं इन अखबार वालों की बातों पे अपने फ़ैसले करूँगा, और हम जानते थे क्या खबर आने वाली है, इसलिए यही फ़ैसला किया है। सर, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना कुछ जानने के बाद भी आप ये कुछ कह रहे हैं, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे आर्ग्यू कर रहे हो। मगर सर, वो बेचारगी से बोला। जामिन इनफ। उनकी धाड़ पर वो हक्का बक्का रह गया। तुम ये नहीं कर सकते तो ठीक है, असफन तो है ना? सर, उसने बेयकीनी से उनकी बात सुनी। जब तक समिया नहीं आती तुम अच्छी तरह सोच लो और फ़ोन हाला को दो। उसने लब भींचते उनकी बात सुनी, फिर बाहर आकर खा जाने वाली नज़रों से हाला को देखकर फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाया। उसने हैरान होते हाथ बढ़ाकर फ़ोन पकड़ा और दूसरी जानिब की बात सुनते दूसरे कमरे में चली गई। क्या हुआ है यार, किसकी कॉल है? मैं तो चकरा गया हूँ। असफंद अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था। बेटा, अभी तो ये कुछ भी नहीं, नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार हो जाओ। एंड आई बेट अगर तुम्हारे 14 तबक रोशन ना हुए तो नाम बदल देना मेरा। क्या मतलब? असफर ने ताज्जुब से पूछा, और फिर जो कुछ जामिन ने बताया उससे उसके 14,000 तबक रोशन हो गए। हाउ इज़ पॉसिबल यार? असफर की परेशान आवाज़ पर वो सिर्फ तल्ख मुस्कुराहट ही दिखा सका।
आपका मोबाइल। एक हाथ उसकी आंखों के आगे आया। उसने झपटने वाले अंदाज में उससे मोबाइल लिया और जो ही घसीटी नज़र उसकी जानिब की तो उसकी भीगी रोई रोई पलकें देखकर उसका मीटर फिर से घूम गया। ये ड्रामे किस बात के कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। यही घटिया मिशन लेकर आई थी ना? और कितने चेहरे हैं तुम्हारे, आज वो सब भी दिखा दो। किस मजलूमियत का रोना रोया है तुमने कि मेरे फादर और बॉस दोनों को बेवकूफ़ बना लिया है। वो दांत पीसते हुए उसके मुकाबिल खड़ा उसे पूरी तरह सच उगलवाने के मूड में था। मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। वो किसी भी लड़ाई से बचने के लिए इतना कहकर अंदर कमरे की जानिब मुड़ने लगी कि कलाई जामन के हाथ में आ गई। समझा क्या हुआ है तुमने खुद को? मैं ऐसे लहजे बर्दाश्त नहीं करता। जामिन उसके बाजू को झटका देते उसका रुख अपनी जानिब किया। मुझे भी कोई शौक़ नहीं आप जैसे खड़ूस से ताल्लुक़ जोड़ने का। और मैं क्या हूँ और मेरी असलियत क्या है ये अभी कुछ देर बाद में आपको वाज़ह हो जाएगी। वो गुस्से से अपना बाजू छुड़ाती अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर गई। ये जामिन के पास तो जैसे अल्फाज ही ख़त्म हो गए थे। किसी लड़की की हिम्मत नहीं हुई थी कि उससे इस तरह बात करती। अभी वो और असफन इस हैरानगी से नहीं निकले थे कि समिया आ गई और फिर उन्होंने वैसे ही किया जैसे अवैस आलम ने उन्हें हुक्म दिया था। बेंचे होंठों के साथ गाड़ी चलाते वो इंतहाई संजीदा हद तक खामोश था। जैसे ही वो अवैस आलम के फ्लैट पर पहुंचे उसे अपने तासुरात सही करने पड़े। जो भी था, बहरहाल वो अवैस आलम के किसी भी फैसले की सरताबी का सोच भी नहीं सकते थे। एक अजीब सा लगाव था उसे उनसे। फ्लैट में एंटर होते ही उसे आसिम मलिक और अवैस शाह के कुछ और दोस्त नज़र आए। साथ में मौलवी भी था, यानी कहीं अब बचाव की सूरत नहीं थी। हाँ तो क्या फ़ैसला है तुम्हारा? हाला को लिए जब अवैस आलम दूसरे कमरे में गए तो अपने पीछे उसे भी आने का इशारा किया। मैंने कभी भी आपके किसी फ़ैसले की मुखालफत नहीं की, मगर क्या मेरा ये हक नहीं बनता कि जो लड़की मेरी बीवी बनने वाली है उसका इनफैक्ट बैकग्राउंड क्या है? वो लड़की जो सुबह तक एक कातला के रूप में मेरे सामने थी, अचानक उसमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर निकल आए कि आप और डैडी उसे मेरी तहवील में देने पर बाजिद है। उलझे लहजे में अपने दिल की बात कहता वो उन्हें हमेशा से ज़्यादा बहुत प्यारा लगा। पॉमिक के ट्रैक सूट में अपनी मर्दाना वजाहत के साथ वो और भी डैशिंग लग रहा था। यकीनन ये सब तुम्हारा हक है। क्या तुम्हारे ख्याल में मैं एक लड़की की इस इंफॉर्मेशन से मुतमईन हो जाता जो तुम लोगों ने मुझे प्रोवाइड की थी? बेटा मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, सो ये समझ लो कि जो इन्फो तुम लोगों ने प्रोवाइड की वो सबका एक छोटा सा हिस्सा था। जो बाद में मैंने अपने रिसोर्सेज से हासिल की वो गलत नहीं था जो हाला ने तुम्हें बताया, मगर जो कुछ मुझे पता चला वो इससे कहीं ज़्यादा है, मगर वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। हमारे पास टाइम इतना नहीं। बस ये समझ लो कि ये कातला नहीं है। और क्या अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी से निकाह के लिए कहता तो क्या तुम तब भी सोचने का वक्त लेते? ऑफ कोर्स नॉट। उनकी इतनी बड़ी बात के बाद अब शक की गुंजाइश नहीं थी कि हाला बहरहाल बेकसूर ही है। तो फिर यही समझो कि मैं तुम्हारा निकाह अपनी बेटी के साथ करवा रहा हूँ। हाला जो कि बुर्का उतार चुकी थी और नज़रें नीची किए उनकी बातें सुन रही थी, अवैस आलम ने उसे मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए कहा। जामन ने एक नज़र उसकी आंसू हाथ बरसाती नज़रों को देखा। मुझे मंजूर है, मैं मुतमईन ज़रूर हो गया हूँ, मगर उलझन अभी भी बरकरार है कि मेरी होने वाली का बैकग्राउंड क्या है। तो सही कर लो, बीवी नहीं होने वाली मनकूहा। क्या मतलब? उसने उलझ कर उन्हें देखा। अभी सिर्फ निकाह हो रहा है, इसकी रुखसती नहीं। वो तुम्हारे ही फ्लैट में रहेगी, लेकिन तुम्हारी मनकूहा के रूप में। इतनी आसानी से मैं अपनी प्यारी बेटी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता जिसके साथ सिर्फ निकाह पर ही जिरा ख़त्म नहीं हो रही। ये ज़्यादती है सर। अभी तो घंटा भी नहीं हुआ आपको अपनी अजीज़ जान बेटी से मिले कि आपने पार्टी बदल ली है। उसने उनकी तोता चश्मी पर एतराज़ किया। उन्होंने हंसते हुए उसे गले लगाया। अगर तुम मेरे अजीज़ तरीन दोस्त के बेटे हो तो हाला भी हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त की बेटी है और हमारी एक दरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है। ऐसे हालात का तो सोचा नहीं था, मगर उस किस कंधे पर हाथ जमाए उन्होंने उसे एक और हकीकत बताते हुए मज़ीद उलझाया। बेटा तुम इधर ही बैठो, अभी हम समिया बेटी इधर आ रही है। उन्होंने हैरान जामन के कंधे से हाथ हटाते हाला को मुखातिब किया और जामन को लिए बाहर चले गए। कभी सोचा नहीं था तेरे निकाह का फंक्शन मैं ट्रैक सूट में अटेंड करूँगा। असफन के शरारती अंदाज पर हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आकर ख़त्म हो गई। निकाह के पेपर्स पर साइन करते ही न जाने कैसे बहुत सा इत्मीनान उसके अंदर आया, ये वो भी नहीं जानता था। अरे नौशे मियाँ के चेहरे पर तो आज मुस्कुराहट भी आई है। शट अप। असफन के चहकने पर वो बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोक सका और मसनूई खफगी से उसे देखा।
सबके चले जाने के बाद अब सिर्फ फ्लैट में अवैस आलम, आसिम मलिक, जामिन, असफन, हाला और समिया रह गए थे, जिसके आते ही उन्होंने निकाह शुरू किया था। असफन जाओ, हाला और समिया को बाहर आने का कहो। आसिम साहब के कहने पर वो उस कमरे की जानिब बढ़ा जहाँ वो दोनों बैठी हुई थी। हाला और समिया जैसे ही लाउंज में आई, जामिन ने पहली मर्तबा उसे गौर से देखा। गंदमी साफ रंगत, 5 फुट 8 इंच कद, नाजुक सा सरापा, सीधे घने लेयर्स में कटे बाल, जिसकी कुछ रेटें अब भी उसके चेहरे पर थी, रोशन चमकदार एक अज़म लिए आंखें जो मुकाबले पर उठी तो उन्हें एक बार के बाद दूसरी मर्तबा देखने पर ज़रूर मजबूर कर दे। इस वक्त वो लेमन कलर की शर्ट में ग्रीन कलर का दुपट्टा लिए और साथ में ब्लैक जीन्स पहने हुए थी। दोनों इतने गैर मामूली हुलिये में थे कि शायद ही कभी कोई दुल्हन जीन्स की पैंट और लॉन की शर्ट में और कोई दूल्हा ट्रैक सूट में अपने निकाह का फंक्शन अटेंड कर रहा हो। जामिन खुद पर हैरान था कि वो क्यों उसको इतने गौर से देख रहा है। सोफे पर आसिम साहब के साथ बैठने से पहले उसकी नज़र सामने उठी तो जामिन को देखा, जो दाएं हाथ की मुट्ठी को होंठों और थोड़ी पर रखे बड़ी गौर से उसे देख रहा था। हाला का दिल ज़ोर से धड़का। जब इसको बता दिया है कि मैं कोई कातिल वातिल नहीं हूँ, फिर भी ये खड़ूस मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? स्टूपिड, इस ट्रैक सूट में भी कितना डैशिंग लग रहा है। वो खुद से उलझती नज़रें झुकाकर बैठ गई और दोबारा जामिन को देखने की गलती नहीं की। लोग निकाह के छुआरे खाते हैं और हम तुम्हारे निकाह का नाश्ता खा रहे हैं। भाई तेरा हर काम ही निराला है। असफर नाश्ते के लिए चीज़ें लाता हुआ बोला। शुरू करो बच्चों। अवैस मलिक के कहने पर सब ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लेना शुरू की। ब्रेड, ऑमलेट, जैम, बटर सब मौजूद था। हाला ने जैसे ही जैम लेने के लिए बॉटल को पकड़ा, जामिन ने भी उसी लम्हे असफन की किसी बात पर उसे जवाब देते हाथ बढ़ाया और बोतल की जगह हाला का हाथ उसके हाथ में आया। गो के उसने एकदम हाथ पीछे कर लिया और हाला ने भी खफत ज़दा होते हुए हाथ पीछे कर लिया। मगर असफन को जो खांसी स्टार्ट हुई तो फिर जामिन का एक हाथ कमर पर खाकर ही ख़त्म हुई। जामिन, मैं जानता हूँ कि तुम इस सब मामले को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो, सो मैं तुम्हें कुछ हकीकतें बताना चाहता हूँ। नाश्ते के बाद अवैस आलम ने जामिन की कन्फ्यूजन को ख़त्म करने का सोचा। मैं, आसिम और सरफराज बेस्ट फ्रेंड्स थे। तीनों का मिशन एक जैसा था, सो हम तीनों ने सीक्रेट सर्विसेज ज्वाइन की और खुशकिस्मती से हम तीनों सेलेक्ट हो भी गए। इन्हीं दिनों हमें रहमान शाह के मुतल्लिक कुछ केसेस भी पता चले, जो कि सरफराज का सुतेला भाई भी था, मगर बहुत छोटे से उनका मिलना जुलना बंद था। वो बहुत से मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ भी काम करता था। हम तीनों अपनी अपनी जगह उसके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे कर रहे थे और वो सब सबूत हम सरफराज के पास ही महफूज करवाते थे। न जाने इस शरपसंद इंसान को कहाँ से शक हो गया सरफराज पर कि पहले तो उसने उनके घर आना जाना बहाल किया। हालांकि सरफराज इतने अच्छे तरीके से उससे मिलता नहीं था। हाला तब बहुत छोटी थी, शायद 4 साल की। एक दिन भाभी और सरफराज किसी शादी से आ रहे थे कि उसने रास्ते में ऑयल टैंकर को इस तरीके से खड़ा करवाया कि दोनों का तसादुम हुआ और वो दोनों मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हम यही समझते रहे कि हाला भी उनके साथ थी, मगर अल्लाह ने उसकी जान बचानी थी। सो सरफराज का एक ख़ास आदमी था, तनवीर, जिसको हमारे अलावा कोई नहीं जानता था। हाला उस रात उसी के पास थी। रहमान भी यही समझता था कि हाला भी उन्हीं के साथ जिंदा नहीं, मगर वही बंदा हाला को SOS छोड़कर चला गया और अब वो रहमान के ख़ास बंदों में से है, क्योंकि वो सरफराज का बदला लेना चाहता है। गंदगी को ख़त्म करने के लिए उसमें उतरना पड़ता है। तनवीर ने भी बहुत साल लगाकर अब रहमान का एतमाद इस हद तक जीत लिया है कि वो बग़ैर कुछ सोचे और देखे उसकी हर बात मानता है। जब तुमने मुझे हाला का बताया और मैंने और आसिम ने उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी तो हम तभी जान गए थे कि ये हमारे दरीना दोस्त की बेटी है। उसके फूल को हम किसी सूरत आंधियों के हवाले नहीं कर सकते थे, लिहाजा मुझे उसके लिए तुम लोगों के फ्लैट से सेफ जगह कोई नहीं लगी। अवैस आलम ने यह सब बताते रोती हुई हाला को देखा, जिसको अब आसिम मलिक अपने साथ लगाए बैठे थे। मुझे तनवीर का पता चला। मैंने बहुत खुफिया तरीके से उससे कांटेक्ट किया। हाला के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हुए था। उसने सारी बात हमें बताई और ये भी कि रहमान ने हाला को उठवा लिया था, इसीलिए कि हाला ने उसके ख़िलाफ़ जो रिपोर्टिंग की थी वहाँ भी तनवीर ने उसे निकलने में मदद दी। जिस रात को इश्तिहार बनाकर उसके SHO बेटे ने हाला के ख़िलाफ़ अखबार में आज कत्ल का केस छपवाया है। इनफैक्ट उसने अपने एक कारिंदे को गलत नीयत से हाला के कमरे में भेजा था। जिस जगह हाला को उसने किडनैप करवा कर रखा था वहाँ का होल्ड तनवीर के पास था। उसने हाला को अपनी हिफाजत के लिए खंजर दिया था, सो हाला ने उसी के ज़रिए अपनी तरफ से उसे ज़ख्मी किया, मगर किस्मत से वो उसकी ऐसी वेन पर लगा जिसके डैमेज होते ही वो मौके पर मर गया।
और हाला वहाँ की खिड़की तोड़कर भाग खड़ी हुई और सुबह तक तुम लोगों की गाड़ी में उसने पनाह ली। मैं चूँकि एक केस के सिलसिले में वज़ीरिस्तान जा रहा हूँ और कुछ पता नहीं कि कब तक आता हूँ, लिहाजा मैंने और आसिम ने तय किया कि जाने से पहले हाला का कोई बेहतर इंतज़ाम कर जाऊँ। कोई पता नहीं, जो लोग इस हद तक आगे जा सकते हैं वो कल को तुम्हारे फ्लैट पर भी पहुँच सकते हैं। सो हमारे पास कोई ऐसा वैलिड सबूत हो हाला को इनसे बचाने का कि दुनिया की कोई अदालत हमें झुठला ना सके। बस यही वजह थी इस जल्दी की, उन्होंने बताते हुए हर वो गिरा खोली जो जामिन को उलझाए हुए थी। जामिन को अगर अब ये सब जानने के बाद हाला से मोहब्बत नहीं हुई थी तो नापसंदीदगी भी नहीं रही थी। उनके निकाह से अगले दिन ही कॉल आ गई, एक ज़रूरी ऑपरेशन की जिसके लिए उन्हें क्वेटा जाना था। असफन तो उसी दिन चला गया जबकि जामिन ने अगले दिन ज्वाइन करना था और वापसी जब थी किसी को कुछ पता नहीं था। जामिन ने उसी दिन हाला के लिए मोबाइल ख़रीदा कि बहरहाल उसके साथ कांटेक्ट का कोई सोर्स होना चाहिए। समिया को उसने इतने दिन हाला के पास रहने का कहा। उसके अलावा 2 बंदों को अपने फ्लैट की निगरानी पर लगा दिया। ये मैं आपके लिए लाया हूँ, सिम इसमें मैंने डाल दी है और अपना और असफन का नंबर भी फीड कर दिया है। शाम में जब वो फ्लैट पर आया तो हाला को लाउंज में आने का कहा, जो अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। बैठ जाइए, आपको सिस्टम समझा देता हूँ। उसे बदस्तूर खड़े देखकर उसने टोका और अपने साथ सोफे पर बैठने का इशारा किया। मैंने ना तो पहली मर्तबा मोबाइल देखा है और ना ही मैं इतनी पेंडू हूँ कि मुझे आईफोन यूज़ करना ना आता हो। उसने जामिन के ऑफर को खातिर में लाए बगैर फ़ोन पकड़ा और उसे लाजवाब करती जाने लगी। असफर नहीं है तो क्या मैं भूख हड़ताल करूँ? उसने हाला को जताया कि उसने उसे कुछ नहीं पूछा था। यह फ्लैट किसने रेंट पर लिया है? मैंने, उसने हैरान होते उसकी बात का जवाब दिया। तो जब फ्लैट आपका, किचन आपका और फ्रिज भी आपका, तो जो मर्ज़ी बनाइए और खाइए, कोई आपको यहाँ ट्रे में सजाकर पेश नहीं करेगा। तंज़िया अंदाज में उसी का ताना उसे मारते हुए वो बोली। हाँ हाँ, गुड शॉट। आपके मुंह से झड़ने वाले इन फूलों की वीडियो बनाकर वो भी अपने शौहर के लिए डैडी और सर को सेंड करनी चाहिए, जो आपको बड़ी बीबी बच्ची समझते हैं। कहका लगाते हुए वो उसके मुकाबिल सीने पर हाथ बांध कर खड़ा हुआ। जानलेवा मुस्कुराहट बदस्तूर होंठों पर थी। इससे पहले कि हाला को यह मुस्कुराहट जकड़ती, उसने फ़ौरन नज़रें उस पर से हटाई। माइंड इट, अभी सिर्फ निकाह हुआ है, आप शौहर नहीं बन गए, उसने अवैस आलम की बात दोहराते कहा। उसे जताकर वो कमरे में चली गई। सर, आपने सिर्फ निकाह करके अच्छा नहीं किया, मेरी बीवी तो मेरे काबू में ही नहीं, उसने बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा और किचन में जाकर अपने लिए खुद कॉफ़ी बनाने लगा। रात में दोनों ने अपने अपने कमरे में खाना खाया। आधी रात गुजर चुकी थी और हाला को अभी तक नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल पर उसने जामिन का नंबर जामिन को एडिट करके खड़ूस एजेंट के नाम से सेव कर लिया। फिर न जाने क्या दिमाग में आई, आखिर थी तो मिस्टर एजेंट की मनकूहा, तो फिर रिस्की क्यों ना होती। दबे कदमों जामिन के रूम में गई, आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। नाइट बल्ब की रोशनी में उसे सामने बेड पर जामिन लेटा नज़र आया, जो दूसरी जानिब करवट लिए सो रहा था। दबे कदमों उस तरफ गई। न जाने कितने दिनों बाद ये चेहरा देखने को मिले। बस दिल के मजबूर करने पर उसने सोते में जामिन की पिक्चर्स लेने का सोचा। वो तो न जाने कब से इस खड़ूस एजेंट से खामोश मोहब्बत कर बैठी थी। 2-3 मुख्तलिफ एंगल से उसकी पिक्चर्स लेकर वो उसी तरह दबे कदमों वापस जा रही थी कि अपने पीछे उभरने वाली आवाज़ ने उसे फरीज कर दिया। किसी की यूं रात के वक्त बगैर पूछे पिक्चर्स लेना बहुत ही गैर इखलाकी हरकत है, चाहे उस बंदे से आपका निकाह ही हुआ हो। हाला ये भूल गई थी कि सीक्रेट सर्विसेज वाले सोते में भी जाग रहे होते हैं। वो शर्मिंदगी के मारे जैसे ही आगे बढ़ी तो एकदम घबराहट में उसका पाँव मुड़ा और धड़म से नीचे गिरी। जामिन एक जस्ट में उस तक उठकर उसके पास आया, उसे बाजू से पकड़कर उठने में मदद दी और बेड पर बिठाया। आर यू ऑल राइट? उसने परेशानी से उसके आंसुओं को देखा। बाल पीछे हटाते उसने नफ़ी में जवाब दिया, जो गिनने के 22 कैचर में से निकल आए थे। जामिन ने जल्दी से लाइट ऑन की। कहाँ चोट लगी है? उसने तशवीश से उससे पूछा। जामिन उसके करीब बेड पर बैठ गया। पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, मुड़ गया था। आपको क्या ज़रूरत थी मुझे इस तरह डराने की? उसने अपनी चोट का बताते हुए शर्मिंदगी मिटाने को सारा इल्ज़ाम उसके सर डाला। जामिन तो शश्तर उसके इल्ज़ाम को सुन रहा था, फिर एकदम हंसते हुए सर को नफ़ी में हिलाया और उसके करीब नीचे बैठते उसके ट्राउज़र्स का पौंचा ऊपर किया और उसके पाँव का जायज़ा लिया। मोच आ गई थी। मैंने नहीं डराया, चोरी की सज़ा मिली है, उसने मुस्कुराहट दबाते हाला को देखते हुए कहा। जी नहीं, ऐसे कोई शहज़ादा गुलफाम नहीं आप, वो तो मैं इसके कैमरे का रिज़ल्ट चेक कर रही थी। जितना वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी उतना ही अयां हो रही थी।
यानी मुझसे ज़्यादा हसीन मंजर आपको नज़र नहीं आया जिसको आप कैप्चर करती? जामिन की बात ने उसकी बोलती बंद की। क्या आप बातें लेकर बैठ गए हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जामिन को झिड़कियाँ देने की हिम्मत उसकी चीरदार मनकुहा ही कर सकती थी। उसने यकदम उसके पाँव को एक झटका दिया, इससे पहले कि हाला की चीख बुलंद होती। जामिन ने एक हाथ फुर्ती से उसके मुंह पर जमाया। हाला ने फटी फटी आंखों से उसे देखा। न जाने क्या था उसकी आंखों में कि हाला की पलकें लरज़ी और उसने नज़रें झुका ली। आई एम सॉरी। जामिन की सरगोशी नुमा आवाज़ ने उसका दिल धड़का दिया। जामिन ने उसके मुंह से हाथ हटाया और न जाने क्या हुआ कि उसके हाथ से मोबाइल लेकर कैमरा निकाला, एक बाजू हाला के गिर्द फैलाया। हाला ने हैरत से चेहरा उठाकर उसे देखा। जामिन ने दूसरे हाथ में मोबाइल लेकर उसका फ्रंट कैमरा ऑन किया और बोला, ऐसे लेते हैं पिक्चर। उसने हाला की हैरत ज़दा नज़रों में देखा, मुस्कुराया और उसके माथे पर बोसा लिया और साथ ही क्लिक का बटन दबाया। इससे पहले कि रात का सहर उसे अपनी लपेट में लेता, पीछे होते जामिन ने खुद को संभाला। मैं आपके लिए पेन किलर और दूध लाता हूँ, कहते साथ ही मोबाइल उसके पास रखा और बाहर निकल गया। हाला से धड़कने काबू करना मुश्किल हो गया। कुछ देर बाद उसे पेन किलर और दूध देकर अपने ही कमरे में सोने की ताकीद करके दूसरे कमरे में सोने चला गया। उसके पिलो पर लेटते और उससे के कंफर्टर को खुद पर लेकर उसकी खुशबू महसूस करना, ये सब इतने खुशकुन एहसास थे कि उसे किस वक्त नींद ने अपनी आगोश में लिया वो नहीं जानती थी। जबकि दूसरी जानिब जामिन को तो लग रहा था कि आज की रात नींद ही नहीं आनी। बहुत मुश्किल से उसने कुछ देर के लिए सोने की कोशिश की। सुबह 8 बजे जामिन की आंख खुली। 10 बजे की उसकी फ़्लाइट थी। वो जल्दी से उठा, फ्रेश होकर किचन में आया। ये हालांकि उनके फ्लैट में आने के बाद पहली सुबह थी कि वो खुद नाश्ता बना रहा था। जल्दी जल्दी उसने अपने और हाला के लिए नाश्ता बनाया। अपनी रात वाली बेइख्तियारी पर वो खुद भी हैरान था। ये कैसा रिश्ता था कि वो जो लड़कियों से एलर्जिक था अब एक लड़की के आगे अपने दिल को झुकने से रोक नहीं पा रहा था। नाश्ता बनाकर वो अपने रूम में गया। हाला मज़े से सो रही थी। उसे सोते देखकर बेइख्तियार एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। बहुत आहिस्ता से वो उसके करीब गया। इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू लीव यू नाउ। वहीं एहसास और बेइख्तियारी जो रात से उसे अपनी लपेट में लिए हुए थी, वो उसे इस सोए हुए वजूद की तरफ खींचकर कुछ गुस्ताखियाँ करने पर मजबूर कर रही थी। उसने खुद पर कंट्रोल करते अपना मोबाइल निकाला और इस ख्वाबदीदा वजूद की कुछ यादें अपने मोबाइल में महफूज की और फिर झुककर उसके सर पर बोसा दिया। गेट अप माई लेडी, बहुत आहिस्ता से कहकर उसके कंधे से हिलाया। जैसे ही वो उसने आंखें खोली वो पीछे हुआ। उठ जाओ यार, मेरी 10 बजे फ़्लाइट है। हाला झिझकते हुए उठकर बैठी। कैन आई सी योर फुट? जामिन ने कंफर्टर हटाने से पहले उसे इजाज़त ली। हाला ने खुद ही पाँव बाहर निकाला। जामिन ने अच्छे से चेक किया, बस स्वेलिंग रह गई थी। आप पहले फ़्रेश होकर ब्रेकफास्ट करो, फिर जाने से पहले मैं मसाज कर दूंगा। ये कहते साथ ही उसे एक लम्हे का भी कुछ सोचने का मौका दिए बगैर जामिन ने झुककर उसे बाजुओं में उठाया और वॉशरूम की जानिब बढ़ा। हाला तो ना सिर्फ शशदर रह गई बल्कि उसकी कुर्बत से उसकी क्या हालत थी ये सिर्फ वही जानती थी। मैं चल लेती। उसकी गर्दन के गिर्द बाजू बांधे उसकी शर्ट के बटन्स को देखते वो जिस घबराहट और खफ़त से बोली ये वही जानती थी। जामिन के होंठों पर उसकी ये हरकत मुस्कुराहट ले आई। मेरे पास ये चंद मिनट सी हैं आपकी एतमादारी के लिए, फिर पता नहीं हम कब मिलते भी हैं या नहीं। उसे वॉशरूम के दरवाजे पर उतारते उसने अपनी जानलेवा मुस्कुराहट में उसे जकड़ा। दरवाजे की चौखट पर रखा हाला का हाथ लर्जा। अभी अभी तो उन्होंने मोहब्बत करना सीखा था। अभी तो इस रिश्ते की डोर के किनारों पर वो खड़े थे। अभी से जुदाई का खौफ। हाला खामोशी से लंगड़ाती हुई अंदर बढ़ी। मुंह हाथ धोकर जैसे ही वो बाहर आई, जामिन ने दोबारा उसे उठाया और बेड पर बिठाकर नाश्ता रखा, साथ खुद भी तैयार होने लगा। हाला उदासी से इस मुकम्मल माहौल को देख रही थी। कितना खूबसूरत एहसास था कि वो जामिन के रूम में है, पूरे इस्तेहाक के साथ उसे अपने आसपास चलता देख रही है। शीशे के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश करते जामिन ने शरारती मुस्कुराहट से उसे यकटिक खुद को तकते देखा। मिसेज, नाश्ता भी क्या मेरे हाथों से करना है? आई कैन सी यू इन द मिरर। मुझे आज मस्ट अपने मिशन के लिए निकलना है, सो मैं अभी जब तक यहाँ हूँ मुझे ऐसे देखने से परहेज़ करें। ये ना हो कि मैं अपने मिशन पर जाने का इरादा कैंसिल करने के साथ साथ मुझे डैडी और सर को कॉल करके ये कहना पड़े कि आपकी चहेती की रुखसती आज ही इस रूम में होगी है। जामिन के इतने बोल्ड अंदाज ने उसके हाथों के तोते उड़ा दिए थे। जामिन मुसलसल अपनी नज़रों का फोकस उस पर रखे हुए था। रेडी होकर उसके सामने बेड पर बैठ गया। अब आप भी मुझे देखना बंद करिए।
नहीं तो ये ना हो कि अवैस अंकल को मैं कॉल मिलाकर कहूँ कि आपका मासूम सीक्रेट एजेंट आपकी शरीफ सी बेटी को तनहा समझकर लाइन मार रहा है। कमर जामिन के बेड से टिकाए नीचे देखते हुए वो बड़ी अदा से बोली, हाँ हाँ, इसीलिए मैंने इन दोनों में से किसी का नंबर इसमें सेव नहीं किया। उसने हालांकि चिढ़ाते हुए कहकाव लगाया, ये फाउल है, उनका भी नंबर ऐड करें। सॉरी डियर। उसने उसे मज़ीद चढ़ाते घड़ी देखी। इसी लम्बे फ्लैट का मेन डोर खुलने की आवाज़ आई और कुछ देर बाद समिया अंदर आई तो हाला और जामन को जामन ही के बेडरूम में देखकर हैरत से उसका मुंह खुल गया। मुंह बंद कर लो अब। हालांकि पाँव में मोच आ गई है, ध्यान रखना। इस ट्यूब का मसाज कर देना। कोई गड़बड़ लगे तो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना। मैं अब निकलूं? समिया को हदायत देता वो अपना बैग उठाकर हाला की जानिब मुड़ा और उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। हाला ने आहिस्तगी से थामा, जामिन ने हल्का सा दबाते छोड़ा। खुदा हाफिज़ कहा और निकल गया, जबकि समिया परेशानी से उसके पाँव का जायज़ा ले रही थी। रात में वह दोनों जामिन और असफन के ही रूम में सोने के लिए लेटी थी। समिया को बहुत खुशी हुई थी इन दोनों के खुशगवार ताल्लुकात का सुनकर। समिया सो चुकी थी, जबकि हाला को कल रात का एक एक मंज़र याद आ रहा था। उसने मोबाइल उठाया और वहीं पिक्चर निकाली जिसमें जामन उसके माथे पर बोसा दे रहा था। न जाने सुबह से अब तक वो कितनी मरतबा ये तस्वीर देख चुकी थी, मगर दिल ही नहीं भर रहा था। अभी वो जामन के ख्यालों में खोई थी कि व्हाट्सएप पर खड़ूस एजेंट का मैसेज आया जिसमें किसी सॉन्ग की अटैचमेंट थी। हाला ने समिया के पास पड़ी हैंड फ्री अपने मोबाइल में लगाई। फिलिप लॉयड की आवाज़ ने सहर सा खींचा, फास्टर देन अ शूटिंग स्टार, बेबी यू स्टोल माई हार्ट, आई नेवर वांट इट बैक, आई नेवर थॉट इट बी लाइक दिस, बिलीविंग इन अस कैन फील सो डेंजरस, व्हेन यू आर lost in love, you never wanna find your way out. When you are lost in love, you never want to be found. I feel so strange because of you. I have everything to lose. I wouldn't have it any other way. If this turns out to be a dream, please don't wake me. I don't want to leave this place. What a lovely mystery. All the ways two hearts can meet. We were made to collide. You and I are lost. Baby, we are lost. What a lovely mystery. Come on, get lost with me. What a lovely mystery. Come on, get lost with me. Get lost with me. Get lost with me. गाना सुनने के दौरान ही एक पिक्चर मैसेज आया जिसमें हाला की सोते हुए की पिक्चर थी और उस पर जामिन ने कैप्शन लिखा था, माई स्लीपिंग ब्यूटी क्वीन। उसने हैरत से वो तस्वीर देखते जामिन को मैसेज किया, ये आपने कब ली? मुझे चोर कहा था, अब ये क्या है? साथ एक गुस्से वाला इमोजी भी भेजा। जामिन का लाफिंग इमोजी आया। जब मेरी मनकूहा होकर आप पे मेरा रंग चढ़ सकता है और आप रात की तारीकी में रिस्क लेकर मेरी तस्वीर ले सकती हैं, तो एक चोर का शौहर होकर मैं दिन के उजाले में ये चोरी क्यों नहीं कर सकता? मैं कहाँ से चोर हूँ? उसने हैरत वाला इमोजी मैसेज के साथ भेजा। आपने ना सिर्फ मेरी तस्वीर ली बल्कि बेबी यू स्टोल माई हार्ट। चोरी से उसके इस इज़हार पर उसे अपने गाल दहकते हुए महसूस हुए। कैन आई कॉल यू? उसके ये जानलेवा अंदाज हाला को उसके इश्क में मुब्तला कर रहे थे। नो, यू आर मेकिंग मी नर्वस। हालांकि इतने क्यूट अंदाज पे जामिन बेसाख्ता मुस्कुराया। आर यू ब्लशिंग? वाना सी यू मिसेस, डोंट वाना मिस दिस चांस। जामिन के मैसेज के साथ ढेर सारे किसिंग और हार्ट्स वाले इमोजी आए। हाला ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की। ये उसकी ज़िंदगी में पहला रिश्ता था जिसकी मोहब्बत को वो पूरे मान के साथ महसूस कर रही थी और ये रिश्ता उसके लिए बहुत कीमती था। अचानक आंसू उसकी आंखों से रवा हुए। उसकी महरूम ज़िंदगी में अल्लाह ने अचानक जामिन की मोहब्बत देकर सब महरूमियाँ जैसे ख़त्म कर दी थी। मिसेज़। कुछ देर बाद जब हाला का मैसेज नहीं आया तो जामिन ने तशवीश से मैसेज किया। हाला ने अपने आंसू साफ करके जवाब टाइप किया, मैं समिया से आपके बॉस का नंबर ले लिया है, अभी उनको कॉल करके बताती हूँ। आपका शहादतमंद ऑफिसर अपने मिशन की फ़िक्र छोड़कर रात के इस वक्त एक खूबसूरत लड़की को तंग कर रहा है। उसके रिप्लाई पर वो बामुश्किल अपना कहकर रोक पाया। अल्लाह ने वाकई मियाँ बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत बनाया है कि सारे दिन की थकन और स्ट्रेस लेकर जब आदमी अपनी बीवी के पास आता है तो वो उसकी सब थकन अपनी मोहब्बत में समेट लेती है। आज का इतना टफ दिन गुजार कर इस वक्त दूर बैठी हाला ने जैसे उसकी सारी थकन अपनी बातों से समेट ली थी।
वो खूबसूरत लड़की मेरी बीवी होती है, सो सर को मेरे इस वक्त आपको तंग करने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो सही कर लें, बीवी नहीं मनकूहा, हाला ने उसे जताते हुए फिर से चढ़ाया। हनी, इंशाल्लाह वापस आकर सबसे पहले आपकी रुखसती ही करवानी है, ताकि फिर हमारे दरमियान दिन और रात की कोई कैद ना आ सके। नाउ हैव स्वीट ड्रीम्स ऑफ योर खड़ूस एजेंट। आखिरी जुमला पढ़कर वो शर्म से पानी पानी हो गई। न जाने जाने से पहले कब जामन ने उसका सेल चेक कर लिया था। उफ, सीक्रेट एजेंट की बीवी होना भी खतरे से खाली नहीं, कुछ छुपा नहीं रहता, उसने खपत से मुस्कुराते हुए सोचा और जामिन को गुड नाइट कहकर सोने के लिए लेट गई। बहुत दिनों से ना तो जामिन का कोई फ़ोन आया था और ना ही मैसेज। सिर्फ असफन ने मैसेज करके उसे बता दिया था कि कुछ दहशतगर्दों के एरियाज़ को ट्रेस आउट कर लिया है। सो इन्हीं पर आजकल वो तेज़ी से काम कर रहे हैं। और जामिन तो अपने काम के सिलसिले में इतना जुनूनी हो जाता है कि उसे तो अभी अपनी भी होश नहीं होती। जामिन के बारे में मुख्तलिफ बातें उसे समिया से पता चलती थी, जैसा कि उसकी फैमिली में उसके डैडी के अलावा मम्मी थी, एक भाई और एक छोटी बहन। भाई पढ़ाई के सिलसिले में बाहर होता है, जबकि बहन डॉक्टर बन रही है। आसिम मलिक, जो कि अब उसके ससुर भी थे, रोज़ाना उसे कॉल करते। उसके अलावा जामिन की मदर और बहन से भी उसकी अब बातचीत होती रहती थी। वो तो उनसे मिलने को बेचैन थी। यार, इतने दिनों से तुम यहाँ बंद हो, आओ आज मैं तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ। समिया और वो शाम में चाय पी रही थी। न जाने समिया को क्या सूझी कि उसने झटपट बाहर निकलने का प्लान बना लिया। नहीं यार, मैं कैसे निकल सकती हूँ ऐसे डियर कि मेरे पास जुबाब और निकाब दोनों हैं, तो तुम वो कैरी करोगी। इसके अलावा असफन के कुछ ख़ास बंदे हैं, उनको मैं कॉल करके कहती हूँ वो हमें फॉलो करेंगे। और ये बंदी मोज़र से लेकर ग्रेनेड सब चला लेती है। मैं वैसे आंटी मेम हूँ, मगर ट्रेनिंग मैंने सब ली हुई है और कुछ मिशंस में तुम्हारे मियाँ को असिस्ट भी कर चुकी हूँ। हाला तो हैरत से मुंह खोले उस धान पानसी समिया को देख रही थी। चलो अब हैरान बाद में हो ना, पहले तैयार हो जाओ, उसने आला को उठाते हुए कहा और ख़ुद किसी को कॉल करने चल पड़ी। वो दोनों नकाब और जुर्बाब पहने हुए। हाला तो इतने दिनों बाद बाहर की दुनिया देख रही थी। हालांकि वो नकाब में थी, फिर भी परेशान थी। किसी मशहूर बुटीक के आगे समिया ने गाड़ी रोकी। अंदर जाकर वो हाला के लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगी। तुम मेरे लिए क्यों ले रही हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो जो एक अदद तुम्हारा शौहर होता है ना, उसने मुझे तुम्हारी शॉपिंग के लिए जाने से पहले पैसे दिए थे। तुम्हारे इतने अमीर शौहर के होते हुए मेरा तुम पर अपने पैसे ज़ाया करने का कोई शौक़ नहीं है। समिया के इस अंदाज़ पर हंसने के अलावा न जाने कहाँ से ढेरों आंसू भी उसकी आंखों में सिमट आए। ये एहसास ही उसके लिए इतना खुशकुन था कि उसका कोई रिश्ता अब ऐसा है जो उसकी फ़िक्र करने वाला है, उसकी ज़रूरतों को सोचने वाला है। अब उसके पैसे कमाने की फ़िक्र में वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाएगी। जिस वक्त उनका प्रोग्राम बना, हाला इतनी जल्दी में निकली कि उसे अपना मोबाइल रखना याद नहीं रहा। बहुत दिनों के बाद जामिन आज शाम थोड़ा फ्री था। सबसे पहला ख्याल उसे हाला को कॉल करने का आया। एक दो मरतबा जब उसने कॉल की और हाला ने नहीं उठाई तो उसकी परेशानी बढ़ना शुरू हो गई। अब तो उसके साथ दिल का रिश्ता जुड़ चुका था, तो परेशानी क्यों करना होती। अब उसने समिया को कॉल की। वो दोनों शॉपिंग करके अब वापसी के रास्ते पर थी। असफन के दो ख़ास बंदे सिविल ड्रेस में सारा टाइम उनके साथ रहे थे। लो जी, आ गया तुम्हारे मियाँ का फ़ोन, अब मेरी शामत आ जानी है। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? समिया ने उसे बताते मोबाइल का पूछा। वो तो लाउंज में ही पड़ा रह गया, मुझे याद ही नहीं रहा उठाना। बस हो गई अब हमारी आउटिंग पूरी। जामिन से मिलने वाली मुतवक्का डांट का सोचते उसने मोबाइल पे जामिन की कॉल को यस किया। कहाँ हो तुम? और ये हाला कहाँ है? फ़ोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? जामिन की परेशान आवाज़ आई। वो ऐसा है कि मैं हाला को थोड़ी देर आउटिंग के लिए ले आई थी। समिया ने हिम्मत करके सच बताया। हैव यू गॉन मैड? जामिन उसकी बात पे धाड़ा। यार, उसे पूरी तरह नकाब में लेकर आई हूँ, डोंट यू वरी। असफन के दो बंदे भी हमें फॉलो कर रहे हैं। तुम्हें और हाला को क्या मुसीबत थी इतने प्रोटोकॉल के साथ बाहर निकलने का रिस्क लेने की? इसीलिए क्या मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ के गया था? जामिन ने अच्छी तरह क्लास उसकी ली। तौबा है जामिन, तुम तो पक्के आशिक बन गए हो। वो बेचारी आखिर इस चार दीवारी में रहकर तंग पड़ गई है। इंसान है वो चार दीवारी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़बरदार जो दोबारा ये बेवकूफ़ी की, घर पहुंचकर मेरी हाला से स्काइप पर बात करवाओ। यस बॉस, उसने शुक्र करते फ़ोन बंद किया। लो जी, मैंने तो डांट सुन ली, अब तुम तैयार हो जाओ, उसने हाला को डराया। फ्लैट पर पहुंचते साथ ही समिया ने स्काइप पर जामिन को वीडियो कॉल मिलाई। वो दोनों जामिन के रूम में ही बेड पर बैठी थी। कॉल पिक होते ही जामिन का चेहरा नज़र आते ही हाला को लगा हर मंजर रोशन हो गया। हल्की सी शेव में, ब्लैक टी शर्ट और ट्राउज़र में, अपने कैजुअल हुलिये में भी हाला को बेहद डैशिंग लग रहा था। हाला कहाँ है?
समिया का चेहरा स्क्रीन पर उभरते ही उसने पूछा, उफ जामिन, कितने बेमुरवत हो, बीवी की पड़ी है। सही कहते हैं, भाभियाँ आते ही भाई बहनों से बदल जाते हैं। समिया के दहाई देने पर हाला और जामिन दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट उभरी। बक बक नहीं करो, हाला को बुलाओ, आई वाना सी हर। जामिन अपना लहजा घसीला बनाते हुए कहा, मुझे क्या इनाम मिलेगा तुम्हारी बीवी की मुंह दिखाई का। समिया उसे तंग करने पर बाजिद थी। असफंदी से फ़ोन करके किसी काम पे लगा, उसने जिद होकर साथ बैठे असफंद को कहा। जामिन, तुम कितने क्यूट लग रहे हो इस आशिकों वाले गेटअप में। समिया को आज पहली मर्तबा उसका रिकॉर्ड लगाने का मौका मिला था, वो कैसे मिस करती। अभी वो हंस हंस के बेहाल हो रही थी कि असफंद की मोबाइल पर कॉल आ गई। काश तुम इतनी ही सादतमंदी का मुजाहरा मेरे लिए भी कर लिया करो। उसने फ़ोन कान से लगाते ही असफंद को लिताड़ा और उठकर बाहर चली गई। हाला, वो जो समिया को जाता देख रही थी, जामिन की आवाज़ पर लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब देखा जहाँ अभी भी हाला मंजर से आउट थी। उसने लैपटॉप का रुख अपनी जानिब किया। अस्सलाम वालेकुम। हाला की तस्वीर आते ही असफंद उसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा सका। स्काई ब्लू प्रिंटेड शर्ट और दुपट्टा कंधों पे लिए, आधे खुले आधे बंद बालों में वो सीधा जामिन के दिल में उतर रही थी। जामिन, वो उसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। आप ठीक हो ना? हाला उसकी इतनी फ़िक्र और मोहब्बत पर यकदम रो पड़ी। व्हाट हैपन यार, ठीक हो ना? हाला प्लीज़ मुझे परेशान नहीं करो। उसके रोने से तड़प उठा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने अपने आंसू साफ करके बदक नज़रें झुकाकर कहा और जामिन की नज़रें उसके अलावा कहीं और देखने से इनकारी थी। ठीक हो, रोई क्यों? जामिन की नज़रें अब तक उसकी भीगी पलकों में अटकी हुई थी। हाला ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया। एक मरतबा फिर आंसुओं का गोला उसके हलक में अटका। उसके अपनी तरफ ना देखने और संजीदा चेहरे ने उसे मज़ीद परेशान कर दिया। हाला, ऐसे परेशान करोगी तो मैं अभी फ़्लाइट लेकर आऊँ? कुछ नहीं, बस वैसे ही। उसने बामुश्किल आंसुओं को पीछे धकेल कर ये अल्फाज अदा किए। आर यू श्योर? जामिन ने बेयकीनी से पूछा। उसने इस बात में सर हिलाया। ओके देन लुक एट द स्क्रीन। जामिन ने उसे अपनी पिक्चर की तरफ देखने को कहा। हाला ने बामुश्किल स्क्रीन पर निगाह डाली जहाँ उसकी जिगर जिगर करती नज़रें उसी को देख रही थी। जामिन ने कुछ टाइप करके उसे स्काइप पर भेज दिया। हाला ने जैसे ही मैसेज ओपन किया तो किस वाला इमोजी देखकर वो ब्लश कर गई। जामिन दाएं हाथ की मुट्ठी होंठों पर रखे मुस्कुराती नज़रों से उसके एक्सप्रेशंस देख रहा था। आई विश आई कुड बी देयर। उसे ब्लश करते देखकर जामिन ने जज्बों से चूर आवाज़ में कहा, मैं कॉल काट रही हूँ, आप मुझे तंग कर रहे हैं। हाला ने खफगी से उसे देखते हुए कहा। जामिन ने उसकी बात पर कहका लगाया, ये तो इल्ज़ाम है, मैं तो इतनी दूर बैठा हूँ। जामिन ने शरारती नज़रों से उसे देखा। उसकी बात का मफहूम समझते ही हाला ने उसे गुस्से से घूरा और साथ ही कॉल काट दी। सेकंड बाद ही उसके मोबाइल के बजने की आवाज़ आई। हाला ने धड़कते दिल के साथ कॉल पिक की। हेलो, उसकी खफगी भरी आवाज़ फ़ोन पर उभरी तो जामिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कल जब आपके पास होऊंगा तो फिर क्या छुपेंगी? रियली? जामिन की बात समझते वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात समेत बोली, जी, कल रात मैं और असफंद वापस आ रहे हैं। ग्रेट। हाला जामिन की पुकार ने उसका दिल धड़काया। आप रोई क्यों थी? उसके आंसुओं ने अभी तक उसे परेशान किया था। वो कैसे बताती कि अपनी महरूम ज़िंदगी में जामिन की मोहब्बत उसके लिए बहुत कीमती है। फिर से आंसू उसकी आंखों में सिमटे। आई एम मिसिंग यू। उसकी भीगी आवाज़, उसके मुख्तसर से इजहार को जामिन ने पूरी शिद्दत से महसूस किया। मिसिंग यू टू स्वीट हार्ट, डोंट वरी, आई विल बी देयर टुमारो, जस्ट वन नाइट हैज़ लेफ्ट। जामिन की मोहब्बत को उसके लिए संभालना मुश्किल हो गया। खुदा हाफिज़ कहकर उसने फ़ोन बंद किया। मगर कभी कभी किस्मत वैसा नहीं करती जैसा हम सोचते हैं। अगले दिन वो दोनों किचन में मुख्तलिफ डिशेस बना रही थी, जामिन और असफंद के लिए, जिन्होंने रात में आना था। समिया, एग्जैक्ट टाइम क्या बताया था असफंद भाई ने पहुंचने का? यार 10 बजे का कहा था। समिया ने मसरूफ़ से अंदाज में चिकन कढ़ाई बनाते हुए कहा। हाला ने लाउंज में लगी घड़ी देखी जिस पर अभी फ़कत 5 बजे हुए थे। उफ, अभी 5 घंटे बाद मैं आपको देख पाऊंगी। ये सोचते वो ये नहीं जानती थी कि 5 सेकंड बाद ही वो इतनी तकलीफ से खबर सुनेगी। समिया के मोबाइल पर कॉल आई। उसने एक हाथ से हंडिया में चम्मच चलाते दूसरे हाथ से कॉल पिक की। हेलो। उसके हेलो कहते ही जो खबर उसे सुनाएगी उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुँह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। गुस्से और तकलीफ के मिले जुले एहसासात समेत वो चिल्ला उठी। हाला जो कि फ्रिज में दूध रख रही थी, समिया की गज़ली आवाज़ सुनकर वहीं सुन हो गई। कब हुआ ये? कहाँ है वो दोनों? ओके, मैं आ रही हूँ। समिया की भीगी आवाज़ ने उसे बहुत कुछ बावर कराया था, वो जो सुनना नहीं चाहती थी। समिया फ़ोन बंद करके उसकी तरफ पलटी, जो फ्रिज के साथ शॉक्ड खड़ी उसी की जानिब देख रही थी। समिया उसकी जानिब बढ़ी।
प्लीज़ समिया। जामिन के बारे में कोई नफ़ी में सर हिलाते उसने समिया के आंसुओं से तर चेहरे को खौफ से देखते हुए कहा और दोनों हाथों में चेहरा लिए वहीं बैठती चली गई। वो सोचना भी नहीं चाहती थी जो हो गया था। हाला वो दोनों आईसीयू में हैं। उनकी गाड़ी पर आज किसी ने फायरिंग की थी। इस्लामाबाद शिफ्ट किया उन्हें। मैं अर्जेंट टिकट्स करवा रही हूँ। हम अभी निकल रहे हैं। इस वक्त उन्हें हमारी दुआ की ज़रूरत है, आंसुओं की नहीं। उठो और अपनी चीज़ें पैक करो। समिया ने खुद को कंपोज करके उसे तसल्ली दी। साथ ही किसी को 2 प्लेन की टिकट्स का कहा। अगले 2.5 घंटे बाद वो पिंडी CMH में थी, जहाँ उन दोनों की फैमिलीज़ मौजूद थी। हाला नकाब में ही थी। समिया उसका हाथ थामे हुए थी। हाला सिवाय आसिम मलिक के और किसी को बाय फेस नहीं जानती थी। वो सीधा उनके पास गई। उन्होंने बढ़कर उसको अपने साथ लगाया। कितनी मोहब्बत से उन्होंने उसे जामिन के निकाह में दिया था। कल ही अभी जामिन ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि लाहौर जाते ही वो जल्द हाला की रुखसती करवाएं। हाला के लिए उसके लहजे में छुपी मोहब्बत का सुनकर वो कितने खुश हुए थे। और आज कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि मैं जल्द से जल्द तुमसे मिलूं, मगर क्या पता कि ऐसे हालात में मिलना पड़ेगा। हाला के कंधे पर हाथ रखकर जामन की मम्मी ने उसका रुख अपनी तरफ करके उसे अपने साथ लगाया। जामन की बहन भी उसके गले लगकर बेख्तियार रो पड़ी और हाला वो तो अब तक बेयकीनी की कैफियत में थी। फिर वो असफंद के घर वालों से मिली। जामन के सर पर चोटें आई थी, जिसकी वजह से कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं दोनों को बचाने की, लेकिन बहरहाल असल बचाने वाली ज़ात वही है। आप लोग बस दुआ करें, अल्लाह करम करेगा। डॉक्टर्स आकर अपने प्रोफेशनल अंदाज में तसल्ली दे गए, मगर ये वो 2 फैमिलीज़ जानती थी कि उन पर क्या गुजर रही है। हालांकि तो आंसू नहीं रुक रहे थे। उसको अल्लाह ने इतना कीमती रिश्ता देकर आज सूली पर चढ़ा दिया था। ए अल्लाह, आप तो जानते हैं ना, मेरे पास इस एक रिश्ते के अलावा और कोई रिश्ता नहीं। अपने हबीब के सदके मेरे लिए इसे नई ज़िंदगी दे दे। मुझे तो मोहब्बत के मानी अब पता चले थे। मैंने तो अभी उसे महसूस भी नहीं किया। आपने ज़िंदगी के हर कदम पर मुझे तकलीफ़ दे हालात से बचाया। अल्लाह आज भी मुझे मेरे इस बहुत अपने के बिछड़ने के दुख से बचा लें। ये तकलीफ़ मेरे बस से बाहर हो रही है। प्लीज़ अल्लाह जी। सारी रात सबकी आंखों में कटी और सुबह की रोशनी उनके लिए एक नई ज़िंदगी लेकर आई थी, जब डॉक्टर्स ने बताया कि दोनों खतरे से बाहर हैं। कुछ घंटों बाद उन्हें रूम्स में शिफ्ट कर दिया गया। हाला पहले असफंद को देखने गई। बिल्कुल भाइयों की तरह हर लम्हा उसने हाला का ख्याल रखा था। असफंद उसे देखकर बहुत खुश हुआ। अब वो होश में थे, लेकिन डॉक्टर्स ने ज़्यादा बातचीत से मना किया था। असफंद से मिलकर वो धड़कते दिल के साथ जामन के रूम की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सीधी नज़र आंखें बंद किए जामिन पर पड़ी, जिसके सर पर पट्टियाँ लिपटी हुई थी। वहाँ पहले से ही जामिन की मम्मी और बहन थी। आओ ना हाला, उसे दरवाजे पर ही खड़ा देखकर जामिन की मम्मी ने कहा। हाला का नाम सुनते ही जामिन ने आंखें खोलकर गर्दन घुमाकर उसे देखा। हैरत, खुशी, मोहब्बत, न जाने कौन कौन से जज्बे हाला को उसकी आंखों में नजर आए। वो आहिस्ता से चलती उसकी मम्मी की चेयर के पास खड़ी हुई, जो जामिन के बेड के करीब रखी हुई थी। रिमशा, आओ ज़रा असफंद को देख आएं। उसकी मम्मी ने उन दोनों को अकेले में मिलने का मौका दिया और रूम से बाहर चली गई। हाला नज़रें झुकाए हुए थी, जबकि जामिन की नज़रें उस पर थी जो अभी भी नकाब में थी। हाला, जामिन ने उसे पुकारा। उसने चौंक के हामिन को ऐसे देखा जैसे अभी तक उसके ज़िंदा सलामत होने का यकीन ही ना हो रहा। जामिन ने उसे अपने पास बेड पर बैठने का इशारा किया। वो आहिस्ता से चलती उसके बेड पर टिक गई। आई वाना सी यू। जामिन की बात समझते उसने आहिस्ता से नकाब गिराया। नज़रें उसकी झुकी हुई थी, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आंसू इकट्ठे हो रहे थे और बेख्तियार पलकों की बाड़ तोड़कर बाहर आ गए। हनी, ऐसे नहीं करें। जामिन ने उसके गोद में धरे हाथों पर हाथ रखकर बामुश्किल कहा। हाला तो इस तसल्ली पर और भी बिखर गई और बेख्तियार उसके सीने पर सर रखकर रोती चली गई। जामिन ने आंखें बंद करके उसके गिर्द अपना दायां बाजू फैलाया। हनी, प्लीज़ स्टॉप क्राइंग। योर टीयर्स आर हर्टिंग मी। आई एम नॉट इन दैट पोजिशन टू वाइप देम प्रॉपरली। उसकी कमर सुलाते वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। हाला को यकदम अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ तो फ़ौरन सीधी हुई और ज़रा सा रुख मोड़कर अपने आंसू साफ करने लगी। अचानक जामन ने उसे देखते उसका हाथ पकड़ा। हाला ने उसकी जानिब देखा तो वही दिल खींच लेने वाली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी, जो हाला का दिल अथल पथल कर देती थी। थैंक्स फॉर दिस अनकंडीशनल लव। जामन उसका हाथ होंठों तक ले जाकर बोला। कोई ऐसे भी किसी की जान निकालता है? हाला ने खफगी से कहा और उसके पास से उठकर बेड के पास रखी कुर्सी को उसके बेड के और पास करके बैठ गई। और कोई ऐसे भी अपनी जान को तंग करता है?
जामन ने उसी के अंदाज में कहते उसकी भीगी पलकों पर हाथ अपने दाएं हाथ का अंगूठा फेरा। आई एम सॉरी, हाला ने आंखें नीचे करते हुए कहा। हाँ, इन आंसुओं ने ही तो मुझे बताया कि मेरे लिए कोई बहुत फिक्रमंद था। अच्छा, अब आप ज़्यादा बातें नहीं करें, हाला ने उसे टोकते हुए कहा। अगला पूरा हफ्ता जामिन और असफन ने हॉस्पिटल में गुजारा। फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और दोनों कुछ अरसे रेस्ट के लिए अपने अपने घर चले गए। हाला भी जामिन के घर आ चुकी थी और जामिन की बहन के घर उसका क़याम था। एक किनार पर बना हुआ ये खूबसूरत सा घर मार्गला हिल्स के सामने था, जहाँ से पहाड़ों का खूबसूरत मंजर उस घर की खूबसूरती में इजाफा करता था। ख़ास तौर पर जामिन का रूम ऊपर की स्टोरी पर था और उसके टेरेस के बिल्कुल सामने हिल्स नज़र आती थी। घर आकर जामिन के बहुत से काम जामिन की मम्मी ने हाला को सौंप दिए। उन्हें अपनी ये क्यूट सी बहू बहुत पसंद थी और उसके पेरेंट्स के साथ भी जो लगाव था उससे हाला उनको और भी अजीज़ थी। जामिन तेज़ी से रिकवर कर रहा था और अब तो चलने भी लग गया था। मैं सोच रहा हूँ कि परसों से ज्वाइनिंग दूँ, नाश्ते पर सबके साथ बैठे हुए जामिन ने कहा। हाँ ठीक है, मगर मैं चाह रहा था कि अब रुखसती करके तुम्हारे वलीमे का फंक्शन अनाउंस करें। आसिम साहिब के कहने पर उसकी नज़र सामने बैठी हाला की तरफ उठी। उसने भी उसी लम्हे जामिन को देखा। उसकी लर्जती पलकों को देखकर एक मुस्कुराहट जामिन के होंठों पर आई, जिसको उसने जूस का गिलास पीते हुए छुपाया। डैडी, आई थिंक वलीमा अभी रहने दें, क्योंकि गैदरिंग में कोई भी पिक्चर हाला की लीक हो सकती है और अभी कोई रिस्क लेना ठीक नहीं। जामिन की बात उनके दिल को लगी। चलो तुम लाहौर से छुट्टियां लेकर नेक्स्ट वीक तक आ जाओ, तो मैं घर में ही छोटा सा कोई गेट टुगेदर कर लेते हैं। हाला यहीं रहेगी। ठीक है, आप अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट बुक करवा दें। रात में जामिन की मम्मी ने उसे जामिन की पैकिंग करने के लिए कहा। जामिन कहीं बाहर गया हुआ था। हाला ने शुक्र करते जल्दी से जाकर उसकी पैकिंग शुरू की। अभी वो वॉशरूम से उसकी शेविंग कट लेने गई थी कि उसके रूम का डोर खुलने की आवाज़ आई। अब हाला परेशान थी कि अंदर ही रहे या बाहर जाए। जामिन जैसे ही अंदर आया तो सामने बेड पर अपना बैग देखकर यही समझा कि मम्मी उसकी चीज़ें रख रही हैं। मम्मी, वो मेरी ब्लैक शर्ट ज़रूर रखिएगा। वॉशरूम का खुला दरवाज़ा देखकर वो यही समझा कि मम्मी अंदर है। बेड के बाएं जानिब लगे शीशे में अपने बालों में ब्रश करके जैसे ही वो पलटा, हाला को अपनी चीज़ें रखता देखकर खुशगवार हैरत हुई। ओहो, शौहर की खिदमतें हो रही हैं। सुबह से कहाँ छुपी हुई थी आप? रुखसती की बात इसलिए नहीं की थी कि आप पर्दा स्टार्ट कर दे। जामिन उसकी जानिब आते हुए बोला। आप चुप करके अभी बाहर चले जाइए ताकि मैं सुकून से आपकी पैकिंग कर दूं। कुछ मिस हो गया तो बाद में मुझे मत डांटिएगा। ना तो आज मैं इस रूम से जाऊंगा और ना आपको जाने दूंगा। जामिन की बात पर उसका मुंह और आंखें दोनों खुल गई। लगता है अभी तक दिमाग से चोट का असर नहीं गया। आला ने चिढ़कर उस पर तंज किया, जो बेड पर बैग के पास बैठा दोनों हाथ पीछे बेड पर रखे उसकी शरारती मुस्कुराहट देख रहा था। मेरा ख्याल है मैं मम्मी को ही बाकी की पैकिंग के लिए भेजती हूँ। उसने खफगी से मुंह फुलाकर कमरे से जाने के लिए कदम बढ़ाए कि हाथ जामिन की गिरफ्त में आ गया। अच्छा ना यार, अपनी क्यूट सी बीवी को तंग ना करूँ तो किसको करूँ? उसने खड़े होते हाला के गाल को प्यार से खींचते हुए कहा और फिर बेड के बिल्कुल सामने लगे सीडी प्लेयर के सामने जाकर सीडीज चेक करने लगा। हाला ने सूख कर सांस लिया। कुछ देर बाद एक सॉन्ग सेलेक्ट करके उसने हाला को पुकारा। एक विश पूरी कर सकती है मेरी? जामिन ने बहुत आस से पूछा। वो क्या? हाला ने पैक की जिप बंद करते हुए कहा। वो यही समझी कि काफ़ी या चाय की फरमाइश होगी। जामिन ने प्ले का बटन ऑन किया और हाला के पास आकर उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। मे आई होल्ड योर हैंड लेडी? उसकी मुस्कुराहट ने हाला को मेस्मराइज़ किया। उसने कुछ कंफ्यूज होकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। जामिन ने दूसरा हाथ बढ़ाकर उसके बालों से कैचर उतारा और बेड पर उछाला। उसका एक हाथ अपने शोल्डर पर रखा और अपना बायां हाथ उसकी कमर के गिर्द बांधा। हाला हैरत से यह सब देख रही थी। अब स्टेरियो पर नोरा जॉन्स की आवाज़ उभरी। लेट्स ज्वाइन माई स्टेप्स। आगे पीछे अपने पाँव को ले जाते वो उसे लाइट रोमांटिक कपल डांस करवा रहा था। आई कांट डू दिस जामिन, हंसते हुए हाला बोली। वाई आर यू डूइंग दिस? आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ कदम मिलाते हाला ने उसकी मुस्कुराती नज़रों में देखा। कितना डिफरेंट शख्स अल्लाह ने उसे दिया था, जो उसके हर नए दिन में उसे सरप्राइज़ करता था। ये मेरी बचपन की विश थी कि मैं अपनी वाइफ के साथ कपल डांस करूं। जामिन के गैर संजीदा जवाब ने हाला को कहका लगाने पर मजबूर किया। जामिन ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसके हंसते चेहरे को देखा।
पिछले कुछ दिन वो हाला को अपने लिए इतना रोता देख चुका था कि अब उसकी हंसती मुस्कुराती याद अपने साथ लेकर जाना चाहता था। बेख्तियार जामन ने उसके माथे पर बोसा देकर उसे नज़र बद से महफूज रहने की दुआ की। आई वॉन्ट टू मेक एवरी नाइट एंड डे मेमोरेबल दैट वी स्पेंड टुगेदर। उसकी गमगीर जज्बों से चूर आवाज़ पर हाला ने उसके सीने पर सर रखकर खुद को उसकी जज्बे लुटाती नज़रों से छुपाया। जामन उसकी मासूम सी अदा पर अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। अगले दिन सुबह उसकी फ़्लाइट थी। सब उसे छोड़ने जा रहे थे। हाला भी साथ थी, नकाब में। जामिन सबसे मिलकर जाने लगा तो हाला आंसू साफ करने लगी कि न जाने कैसे हाला का नकाब नीचे गिर गया। उसने घबराकर जल्दी से नकाब ऊपर करना चाहा कि तब तक देर हो चुकी थी और ज़मान शाह, जिसकी नज़र गैर इरादी तौर पर हाला पर पड़ी थी, उसके बगैर नकाब के चेहरे को शशदर खड़ा देखता रहा। वो भी उसी फ्लाइट से लाहौर जा रहा था। ये वही SHO था जिसने हाला के कातला होने की खबर अखबार में छपवाई थी, और ये रहमान शाह का बेटा भी था। डैडी, आई हैव फाउंड दैट बिच। ज़मान शाह ने अपने बाप को मैसेज टाइप किया। साथ ही बाप की कॉल आ गई। उसने सारी तफसील उसे बताई। आसिम मलिक को वो अच्छी तरह जानते थे, मगर ये नहीं जानते थे कि वो सरफराज के बेस्ट फ्रेंड भी थे, और ना ही ये जानते थे कि जामिन उनका बेटा है। इत्तेफाक से दोनों जहाज़ में बिजनेस क्लास में थे। जामिन आगे बैठा था और ज़मान शाह को पिछली सीट्स पर जाना था। जाते जाते उसने बहुत तरीके से जामिन की पिक्चर्स अपने मोबाइल में ली, अपने कारिंदों को सेंड की। आई नीड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस गाय अर्जेंटली। और साथ ही एक और बंदे को कॉल की जो कि इस्लामाबाद में था, और उसे आसिम मलिक की घर की निगरानी पर लगाया। जामिन हाला को सोचते हुए बेहद उदास था, मगर खुश भी थी कि अब उनके एक होने में सिर्फ एक हफ्ते की दूरी थी। हाला के कल की हंसी और आज की उदासी, हर रूप उसकी आंखों के सामने आ रहा था। कानों में हैंड फ्री लगाए उसने सीट की पुश्त से टिकाए, और वो दुश्मने जा उसे बेहद याद आ रही थी। फिर उसने आंखें खोलकर हाला के नंबर पर बरियान राइस का सॉन्ग शेयर किया। हाला ने जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज ओपन किया, जामिन के शेयर्ड सॉन्ग को देखा। उसने हैंड फ्री बैग से निकाल कर कानों में लगाई। वो लोग घर वापस जा रहे थे। सब अपनी अपनी जगह जामिन के लिए उदास थे। हाला को बहुत अच्छा लगता था जब जामिन अपनी फीलिंग्स के इजहार के लिए हाला से सॉन्ग शेयर करता था। अब भी बरियान राइस की आवाज़ ने हाला का दिल खींच लिया। हाला ने सॉन्ग सुनते जामिन का एक और मैसेज रिसीव किया। मिसिंग द लास्ट नाइट वाइल लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, मिसिंग टू यू हबी। हाला ने बामुश्किल अपने आंसू रोकते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से तपती धूप में खड़ी हो गई हो। जामिन की मौजूदगी किसी ठंडी छाँव से कम नहीं थी, मगर यह सोचकर खुद को तसल्ली दी कि एक हफ्ते की तो बात है, फिर कोई दूरी उनके दरमियान नहीं आएगी। लाहौर से आगे एक गांव में रहमान शाह ने अपना अड्डा बनाया हुआ था, जहां सब गलत काम वो करता था। आज भी वो वहीं मौजूद था। ज़मान शाह सीधा उस अड्डे पर पहुंचा जहां रहमान बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। ज़मान शाह लाउंज में दाखिल हुआ। बाप से बगल गिर होने के बाद उसने सारी तफसील फिर से बताई, और ये भी कि उसने आसिम के घर की निगरानी शुरू करवा दी है। फिर उसने जामिन की तस्वीर भी उन्हें दिखाई। रहमान शाह ने उसके कंधे पर खुश होकर तबकी दी। हाला की तरफ तो बहुत से बदले निकलते थे। ना सिर्फ वो सबूत जो हाला के पास थे वो निकलवाने थे, बल्कि वो तमाम सबूत भी उन्हें चाहिए थे जिनका इल्म सिर्फ हाला को था। क्योंकि सरफराज की मौत के बाद उसने बहुत कोशिश की कि उसे वो सबूत मिल जाए जो कि अगर ISI के हाथ लग जाते तो उसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता था। हाला से ये गलती हुई कि जब रहमान शाह ने उसे किडनैप किया तो उसने गुस्से में कह दिया कि वो सरफराज की बेटी है और उसके पास वो तमाम सबूत है जो वो पुलिस को दिखाकर उन्हें जेल करवाएगी। इन सबूतों का इल्म सिर्फ तनवीर को था, और उसने हाला के बड़े होने के बाद उसे भी बता दिया था, मगर ये नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर जाएगी। इसीलिए उसने हाला को वहाँ से उस रात भगा दिया था, और उन्हीं सबूतों की वजह से रहमान शाह उसके खून का प्यासा हो गया था। शाम तक जामिन के बारे में ज़मान शाह को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, सिवाय इसके कि हाला उसके निकाह में है। ज़मान अब उस लड़की पर हाथ डालना इतना आसान नहीं। आसिम मलिक जिन है ISI का। रहमान शाह ने फ़िक्रमंदी से कहा, आप फिक्र ना करें, ऐसा जाल फेंकूंगा कि मछली बआसानी मेरे काबू में आ जाएगी। इस कमीनी का वो बैग दें जो उस रात यहीं रह गया था। अपनी शातिर मुस्कुराहट से उसने बाप को तसल्ली दी। 2 दिन बाद ज़मान शाह जामिन के ऑफिस में पहुंच चुका था, जहां वो अपने आर्मी के यूनिफॉर्म में था। सर, SHO ज़मान शाह आपसे मिलना चाहते हैं। जामिन उसका नाम सुनकर ठटका। अंदर भेज दो, उसने लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद कहा।
थोड़ी देर बाद ज़मान शाह अंदर दाखिल हुआ। दोनों ने मुसाफा किया। जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? ज़ामिन ने उससे अपने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। खिदमत तो नहीं, बस एक हमारी कीमती चीज़ आपकी तहवील में है, वो चाहिए। ज़मान शाह ने अपनी करख्त मुस्कुराहट से ज़ामिन से कहा। ज़ामिन यकदम अलर्ट हुआ। मैं समझा नहीं। मेरी कज़न हाला, उसे कुछ दिन पहले मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आपकी फैमिली के साथ देखा है। तो ज़ामिन अपनी बेतासुर आंखों से उसे देखा। तो ये कि आप उसे हमें वापस करें, और ये भी कि एक मासूम की वो जान लेकर भागी है। मैं चूँकि एक ज़िम्मेदार ऑफिसर हूँ और मेरे रिश्तेदारों को भी सज़ा देने से गुरेज नहीं करता, और आप कैसे आर्मी ऑफिसर हैं जिसने एक कातला को पनाह दी हुई है? हाँ हाँ, जिम्मेदारी जो अपनी ही कज़न की इज्जत पर अपने महतहतों से डाका डलवाए। ज़ामिन के कहके पर उसने कहका लगाया। वो मेरी मनकुआ है सर, मैं मरकर भी ऐसा नहीं कर सकता। ये क्या बकवास है? ज़मान की बात ने उसका दिमाग भग से उड़ा दिया। बकवास नहीं, सच है। ज़मान की बात पर उसने मुठियाँ भींची। सबूत? ज़ामिन ने चैलेंजिंग नज़रों से उसे देखा। ज़रूर। खबासत से मुस्कुराते उसने अपनी जेब से एक पेपर निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। ज़ामिन ने गुस्से से वो पेपर उसके हाथ से लिया और उसे पढ़कर उसे लगा उसके ऑफिस की छत उस पर गिर गई हो। इतना बड़ा धोखा! वो निकाहनामा था जिस पर हाला के ही साइन थे। वो इन सिग्नेचर्स को कैसे भूल सकता था? उम्मीद करता हूँ जल्दी उसे हमारे हवाले करोगे, नहीं तो बंदा निकलवाने के और भी बहुत से तरीके मुझे आते हैं। ज़मान शाह अपनी जगह से खड़ा होता धमकी देकर उसे हैरान परेशान छोड़कर चला गया। ज़मान शाह के चले जाने के बाद ज़ामिन ने अपना निकाहनामा निकाला। वो गिरने के से अंदाज पर उस पर बैठा और सर दोनों हाथों में थाम लिया। ये किस्मत ने कैसा मजाक किया था, जिसे वो अपना सब कुछ मान चुका था, वो इस तरह उसके जज्बों का इस्तेसाल करेगी, वो सोच भी नहीं सकता था। उसने फ़ोन उठाकर कोई नंबर मिलाया। इस्लामाबाद की वेरी नेक्स्ट फ़्लाइट कब की है और इसमें एक सीट अवेलेबल होगी? नहीं भी है तो किसी तरह अरेंज करवाकर मुझे कॉल करो। 5 मिनट बाद ही उसके महतहत की कॉल आई। हेलो, ओके, 4 बजे ठीक है। उसने घड़ी पर टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। वो अपने ऑफिस में बनी अलमारी की जानिब बढ़ा। वहाँ से जीन्स और टी शर्ट निकाली। वो ऑफिस में कुछ कपड़े ज़रूर रखता था कि कभी कभार उसे वहीं से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाता था। वो तेज़ी से वॉशरूम की जानिब बढ़ा। शाम 6 बजे का वक्त था। हाला इस वक्त घर में अकेली थी। रिमशा और ज़ामिन की मम्मी उसके लिए शॉपिंग करने गई थी, जबकि आसिम साहिब भी किसी दोस्त से मिलने गए हुए थे। वो लॉन में रखी कुर्सियों पर बैठी शाम का मंजर एंजॉय कर रही थी कि मेन गेट से ज़ामिन को आते देखकर वो हैरत और खुशी से यकदम अपनी जगह से उठी। ज़ामिन सीधा उसी की जानिब आया। मम्मी कहाँ हैं? ना सलाम दुआ ना कोई गर्म जोशी। हाला यकदम ठटकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने बताया ही नहीं अपने आने का। हाला ने खफगी से कहा। जितना पूछा है उतना जवाब दो। ज़ामिन के सख्त लहजे पर वो हक्का बक्का रह गई। मम्मी और रिमशा शॉपिंग के लिए गई हैं और डैडी भी नहीं हैं। वो भी अपनी अब इन दोनों को मम्मी और डैडी ही कहती थी कि ये ताकीद उन्होंने ही की थी। पानी का गिलास लेकर मेरे रूम में आओ। ज़ामिन गुस्से से उसे हुक्म देता लंबे लंबे डग भरता अंदर चला गया। हाला परेशान होती पानी का गिलास लेकर जीना तय करने लगी। उसे तो ज़ामिन का अजनबी लहजा परेशान कर रहा था। नॉक करके वो कमरे में आई तो नज़र सामने बेड पर टांगे लटकाकर बैठे ज़ामिन पर पड़ी। दौड़ते हुए उसके पास आई और पानी का गिलास दिया, जिसे वो एक सांस में खाली कर गया। फिर गुस्से से पास खड़ी हाला को देखा, जो उसी के गुस्से को समझने से कासिर थी। ज़ामिन, क्या बात है, क्या हुआ है? उसने डरते डरते उससे पूछा, और यही पूछना गज़ब हो गया। ज़ामिन ने पूरी कुव्वत से गिलास सामने दीवार पर दे मारा, जो चनाके से टूट कर गिरा और हाला के हलक से चीख निकल गई। क्या हुआ है, क्या हुआ है? मुझे ये पूछो, क्या क़यामत गुजरी है मुझ पर? ज़ामिन बेड से उठते ज़ोर से चिल्लाया। ये देखो, देखो इस वक्त क्या है ये? ज़ामिन ने गुस्से से उसके सामने वो निकाहनामा लहराया जो ज़मान शाह उसे देख कर गया था। हाला ने लर्ज़ते हाथों से उसे पकड़ा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये झूठ है। बेख्तियार आंसू उसके गालों पर फिसले। रोती हुई आवाज़ में उसने अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहा कि ज़ामिन के ज़ोरदार थप्पड़ से वो उल्ट कर नीचे गिरी। ज़ामिन ने कोई परवाह न करते उसके पास बैठते बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया और अपना निकाहनामा उसके आगे किया। अब इसको देखो, कहाँ कोई फ़र्क है, बताओ मुझे। ज़ामिन ने गुस्से से दांत पीसते उसके आगे ज़मीन पर दोनों निकाहनामे रखे और उसके बाल झटके से छोड़े। हाला दोनों को देखकर सर पकड़ कर बैठ गई। उसे नहीं याद पड़ता था कि उस रात ऐसा कुछ हुआ था, तो फिर कैसे उसके साइन उन्हें पता चले। फिर स्पार्क हुआ कि उस रात उसका बैग वहीं रह गया था और उसकी चेकबुक। बस फिर वो सब समझ गई, मगर उसने ज़ामिन को कोई वजाहत ना देने का फ़ैसला कर लिया।
ये सब झूठ है, मगर फिर भी मैं अब आपको कोई वजाहत नहीं दूंगी। एक कदम से उठते हुए जामिन के मुकाबले आकर खड़ी हुई। किसी खुशफहमी में मत रहना, तुम अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। मैं जिंदा तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूंगा, मगर किसी और के हवाले नहीं करूंगा। जामिन ने उसके बाजू को सख्ती से पकड़ते हुए कहा और झटके से छोड़कर चला गया, जबकि वो किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर सिवाय मातम के और कुछ नहीं कर सकती थी। अभी वो घर से बाहर ही निकला था कि उसे अवैस आलम की कॉल आ गई। कहाँ हो? फ़ौरन मेरे पास पीसी में पहुँचो। अवैस आलम किसी केस के सिलसिले में रावलपिंडी ही आए हुए थे और पीसी में ठहरे हुए थे। उन्हें तनवीर के थ्रू इस नकली निकाहनामे का पता चला था। उन्होंने जामिन के ऑफिस कॉल की, वहाँ से पता चला कि वो इस्लामाबाद आया हुआ है। उन्होंने कॉल करके उसे फ़ौरन बुलाया। जामिन का दिमाग इस वक्त खौल रहा था। उसने गाड़ी का रुख होटल की जानिब किया। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके उसने दोबारा उन्हें कॉल की और कमरा नंबर पूछा, फिर सीधा उनके कमरे की जानिब बढ़ा। ज़मान आज तुम्हारे पास आया था, उसने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। तुम्हारे ख्याल में ये सही है या गलत? उन्होंने उसे जांचती नज़रों से देखा। सर, वो साइंस हाला के ही हैं और बिलफर्ज नहीं है तो उनके पास कहाँ से उसके इतने एग्जैक्ट साइंस आए? जामिन की बात पर वो मुस्कुराया, फिर उसकी तनवीर से बात करवाई, जिसने उस चेकबुक का राज खोला और उनके एक माहिर बंदे का बताया जिसने हाला के साइन की कॉपी की थी। जामिन तो शशदर रह गया, ये क्या हो गया? उसने कॉल बंद करके फ़ोन अवैस साहिब को पकड़ाया। उसकी हालत देखकर उन्हें यह अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी थी कि वो हाला के साथ कुछ गलत कर बैठा है। जामिन, गलतफहमी में किस हद तक नुकसान कर चुके हो? क्या वापसी का कोई रास्ता खुला छोड़ कर आए हो? उन्हें सबसे पहले शक यही हुआ कि कहीं जामिन हाला को तलाक ना दे आया हो। बहुत बुरा किया है, फिर भी शुक्र है कि इंतहाई हद तक नहीं पहुंचा। जामिन उनकी बात का मफहूम समझते हुए बोला। जामिन, जज्बात को अकल पर कभी भी हावी मत आने देना आइंदा, और याद रखना गलतियां हर कोई करता है, मगर उनसे हमेशा सबक सीखना, दोहराना मत। अल्लाह तुम दोनों के लिए बेहतर करे। वो सब राज जो हमने सरफराज को दिए थे उसने बैंक के लॉकर में रखवाए थे और अब तनवीर मुझे वो सब दे चुका है। हाला को भी पता था और उसने गलती से उनको बताकर अपने लिए मज़ीद ख़तरा मोल ले लिया। अब उसकी और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि रहमान किसी भी वक्त अब कुछ भी कर सकता है। उसके अरेस्ट वारंट मैं बना रहा हूँ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन्वॉल्व कर रहा हूँ ताकि उसकी बचने की कोई सूरत ना हो। उम्मीद है कल तक काम हो जाएगा और फिर ही हम उस पर हाथ डाल सकेंगे। तब तक तुम्हें बहुत अलर्ट रहना है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि जामिन के मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो, मैंने कहा था ना सीधी तरह उसे मेरे हवाले कर दो, मगर तुम्हें शायद बात समझ नहीं आई। अपनी चिड़िया मैं तुम्हारी कैद से निकाल लाया हूँ, मगर तुमने उसे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की गलती की उसकी सज़ा जल्द ही तुम्हें मिलेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हेलो हेलो। सही मानों में तो क़यामत अब टूटी थी जामिन पर। ज़मान शाह की आवाज़ ने गोया सूर फूंका था उसके कानों में। क्या हुआ है? अवैस आलम ने सर पकड़े जामिन को झंझोड़ा। उस बास्टर्ड ने हाला को किडनैप कर लिया है। उसके मुंह से बामुश्किल ये अल्फाज निकले। फ़ौरन घर चलो। वो दोनों तेज़ी से जामिन के घर के लिए निकले। जामिन के चले जाने के बाद उसे लगा इस घर में उसका दम घुट जाएगा। वो कुछ देर के लिए यहाँ से निकल जाना चाहती थी। उसने आंसू साफ किए। जामिन के कमरे से निकलकर वो रिमशा के कमरे में आई। चादर अच्छे से ली, मुंह छुपाया, नीचे और बाहर के गेट की जानिब बढ़ी। एक गलती जामिन ने की थी, उस पे एतबार ना करके। अब एक गलती हाला कर रही थी, उस चार दीवारी से अकेले निकलने की, और फिर गलतियों का तावान तो भरना पड़ता है। चाचा प्लीज़ दरवाज़ा खोल दे, मैं बस यहाँ करीबी पार्क तक जा रही हूँ, उसने चौकीदार को कहा। मगर बेटा, आपको अकेले जाने की इजाज़त नहीं। इन्हें आसिम साहिब ने सख्ती से मना किया था कि हाला को अकेले ना निकलने दे। बाहर अंकल के गार्ड्स हैं ना, आप उनको कहिए मुझे फॉलो करें। चाचा ने उन्हें फ़ोन किया और यूं हाला करीबी पार्क तक आ गई। उस वक्त वो कहीं भाग जाना चाहती थी। वो गाल अभी भी सुनसना रहा था जहां जामिन ने थप्पड़ मारा था। उस थप्पड़ से बढ़कर जामिन की बेएतबारी उसे मार डाल रही थी। क्या वो इस काबिल भी नहीं थी कि उसे एक मौका भी जामिन देता? इन्हीं सोचों में वो आगे बढ़ती जा रही थी। पार्क में इस वक्त इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। हाला ये नहीं जानती थी कि आसिम साहिब के कारिंदों के अलावा ज़मान के बंदे भी उसे फॉलो कर रहे हैं। ज़मान के बंदे एक दरख्त की ओट में आसिम साहिब के बंदों का निशाना लिए हुए थे। उन्होंने ऐसी गोलियां उनकी जानिब फेंकी जिनकी पिस्टल से निकलने की कोई आवाज़ नहीं थी, और उनके आगे ऐसा लिक्विड लगा था जो इंसान के जिस्म में गोली के थ्रू जाते ही उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है। जैसे ही आसिम साहिब के कारिंदे बेहोश हुए, ज़मान के एक शख्स हाला के पास आया जो बेंच पर इर्द गिर्द से बेगाना बैठी थी।
उसने पीछे से एक रुमाल हाला के चेहरे पर रखा और आहिस्तगी से हाला को उठाकर पार्क के पिछले रास्ते से निकल गया जहाँ ज़मान शाह गाड़ी में बैठा था। जामिन और अवैस आलम जैसे ही घर पहुंचे वहां रिमशा, जामिन की मम्मी और आसिम साहिब पहले ही मौजूद थे, जिन्हें चौकीदार ने हाला के घर से बाहर पार्क में जाने का बता दिया था। उन्होंने अपने मजीद बंदे पार्क की जानिब भेज दिए थे। क्या बकवास कर रहे हो? ठीक है, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ। क्या हुआ? अवैस साहिब ने आसिम मलिक से पूछा। वो 2 लड़के जो हाला को फॉलो कर रहे थे वो पार्क में बेहोश मिले हैं, उन्होंने तफसील बताई। मुझे सर बाकिर को कॉल करनी पड़ेगी, अब उन्हें खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं। अवैस आलम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जिक्र करते उन्हें कॉल की। कुछ देर बाद उनके पीए ने लाइन थ्रू कॉल करवा दी। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर, आपको कल एक फ़ाइल भिजवाई थी। जी रहमान शाह की। सर, उसके अड्डों पे रेड करना मस्ट हो गया है क्योंकि उसने हमें पर्सनल अटैक किया है और आसिम मलिक की बहू कुछ देर पहले किडनैप किया है। सर, वो बस अभी तो निकाह किया था। सर, आपकी परमिशन हो तो आज रात ही। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। उनकी गुफ्तगू से इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि सर बाकिर ने उन्हें परमिशन दे दी है। सर ने कहा है आप रेड की तैयारी करें। उनका एक बंदा अभी उसके वारंट गिरफ्तारी लेकर यहाँ पहुँच रहा है। उन्होंने जामिन को देखते हुए कहा कि उसी वक्त तनवीर की कॉल आ गई। हाँ तनवीर, क्या रिपोर्ट है? अवैस साहिब ने पूछा। सर, वो हाला को लेकर अपने अड्डे पर ही हैं। जल्द आप लोग पहुँचे, मैं यहाँ के कुछ रास्ते क्लियर करवाता हूँ। अब बेफिक्र होकर आइए, मैंने अपनी एक अलग टीम उसके खिलाफ बनाई हुई है। हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। ये कहते साथ ही उसने कॉल काट दी। लाहौर कॉल करके सबको अलर्ट करो जामिन। उन्होंने जामिन को हदायत देकर समिया को कॉल की। हाँ बेटा, मैं तुम्हें नंबर सेंड कर रहा हूँ, ये तनवीर का है। तुम अपने सॉफ्टवेयर पर उसकी लोकेशन अभी सर्च आउट करो। हम आज रात ही रेड कर रहे हैं। समिया को हदायत देकर वो फारिग हुए ही थे कि बाकिर साहब का बंदा वारंट गिरफ्तारी लेकर आ गया। उन्होंने पेपर्स पकड़े और सीधा आर्मी एयरबेस पहुंचे। रास्ते में हेलीकॉप्टर रेडी करने का कहा। उनके पहुंचते ही तमाम इंतजामात पूरे थे। वो और जामिन हेलीकॉप्टर में लाहौर की जानिब रवाना हुए। यू ब्लडी बिच, हमारे खिलाफ सबूत देने लगी थी। बता किधर हैं वो पेपर्स? ज़मान शाह कुछ देर पहले ही उसे लेकर अपने अड्डे पर पहुंचा था। ऊपर वाली स्टोरी में एक बेडरूम में उसे लेकर पहुंचा। उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोला, मर जाऊंगी मगर कोई सबूत तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। इतना भारी थप्पड़ खाने के बावजूद वो नडर लहजे में उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। तनवीर भी पास खड़ा बामुश्किल खुद पर काबू रखे खड़ा था। बहरहाल वो उनके रेड से पहले ज़मान शाह या रहमान शाह को किसी किस्म का शक नहीं होने देना चाहता था कि वो उनका बंदा नहीं। क्या बकवास की है? ज़मान शाह तो बुफर गया और फिर थप्पड़ों की बारिश उसने हाला के मुँह पर कर दी। उसका होंठ फट गया और मुँह पर नील पड़ गए। बांधो इस बिच को, कल तक 1-2 और इससे भी ख़तरनाक खुराकें मिलेंगी ना तो सीधी हो जाएगी। अकड़ती है ज़मान शाह के आगे जिससे एक ज़माना पनाह मांगता है। ज़मान शाह मुँह से कफ उड़ाता तनवीर को कहकर चला गया। वो आहिस्ता से उसके करीब आया, आहिस्ता से उसे सीधा किया तो उसका दिल कट गया हाला का सूजा चेहरा देखकर। अपने जिस दोस्त नुमा भाई और उसकी औलाद के लिए उसने उम्र त्याग दी, आज उसके सामने उसका क्या हाल हुआ। उसने बामुश्किल अपने आंसू रोके क्योंकि इस वक्त जज्बात से नहीं अकल से काम लेने का वक्त था। ज़रा सी भी चौक होती तो हाला इन सब के हाथ से निकल जाती, लिहाजा उसने अपने जज्बात को काबू किया। हेलीकॉप्टर से उतरकर वो दोनों हेडक्वार्टर पहुंचे जहां उनकी पूरी टीम पहले से ही तैयार थी। समिया ने जगह ट्रेस आउट करके पूरा मैप उनके सामने खोला। साथ साथ तनवीर के मैसेजेस भी आ रहे थे कि कौन कौन सा एरिया उन्होंने खाली करवा लिया है। सिवाय समिया और असफंद के और किसी को नहीं पता था कि इस रेड में जामिन की बीवी को भी बाजियाब करवाना है। वो सब अल्लाह का नाम लेकर गाड़ियों में निकले। समिया भी साथ थी और वक्तन फ़वक्तन मैप से वहीं सारा रास्ता बता रही थी। इस एरिया से कोई 100 गज़ की ज़मीन पर सिर्फ ऊंची ऊंची घास और दरख्त थे। दूर से देखने पर कोई ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि यहाँ कुछ दूर कोई रिहाइश भी मौजूद हो सकती है। जामिन गाड़ियों से उतरता अपनी टीम को लीड करता ज़मीन पर लेटकर आगे बढ़ रहा था, यहाँ तक कि वो रिहायशी एरिया के पास आ गए। जामिन ने सबको मुख्तलिफ रास्तों से अंदर जाने को कहा। तनवीर बता चुका था कि हाला को ऊपर के पोर्शन में रखा गया है। जामिन असफंद को अपनी ड्यूटी ट्रांसफ़र करके खुद ऊपर के पोर्शन की तरफ पानी की पाइप से चढ़ा। किसी सांप की तरह वो इस कमरे की खिड़की के पास पहुंचा जहां हाला थी। जामिन ने खिड़की से ज़रा सा झांक कर देखा तो उसे ज़मान शाह और रहमान शाह नज़र आए। कुछ मुंह खोला है उसने या नहीं? रहमान शाह गुस्से से उसे घूरता हुआ बोला। नहीं, बहुत ढीठ है। ज़मान शाह की लाल अंगारा आंखें उस पर जमी थी।
बस फिर आज की रात तुम इस कमरे में रहकर उसे अपनी ज़बान में समझाओ। अभी रहमान शाह की बात पूरी नहीं हुई थी कि नीचे से फायरिंग की आवाज़ आई। ये क्या हुआ है? तुम उसको नहीं छोड़ना। रहमान शाह घबरा कर भागा। उसी लम्हे जामिन शीशे को तोड़ता हुआ कमरे में आया। तुम? ज़मान शाह तो उसे देखकर शशदर रह गया। उसके वहम गुमान में नहीं था कि इतनी जल्दी ये लोग कोई एक्शन ले लेंगे। वो इस वक्त खाली हाथ था। जामिन ने गन का रुख उसकी जानिब करके उसे हाथ उठाने का कहा। हाला को जिस कुर्सी से बांधा गया था उसकी पुश्त जामिन की जानिब थी। उसने अभी हाला को नहीं देखा था और ना हाला ने उसे, मगर उसे पता चल गया था कि उसका निजात दहंदा आ गया है। हाँ, मैं तुम्हारा बाप, जामिन ने दांत पीसते उसे कहा। अब नीचे से फायरिंग की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। हाला? उसने हाथ बढ़ाकर हाला की कुर्सी का रुख अपनी जानिब किया और जो चेहरा उसके सामने था उसने उसके अंदर गुस्से की शदीद लहर पैदा कर दी। जगह जगह नील और फट रहे होंठ जिस पर अब खून जम चुका था। जामिन को हाला की जानिब मुतवज्जा देखकर ज़मान ने भागने की कोशिश की, मगर जामिन की गन से निकलने वाली गोली ने उसकी टांग जख्मी करके उसकी कोशिश नाकाम बना दी। ज़मान ये भूल गया था कि सीक्रेट एजेंट्स की 2 नहीं 10 आंखें होती हैं। उसी वक्त तनवीर अंदर आया। जामिन, हाला को लेकर चलो, सबको हमने काबू कर लिया है। ज़मान को तनवीर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर शशदर रह गया। अब उसे समझ आ गया कि जामिन लोग कैसे इतनी जल्दी हरकत में आ गए। आस्तीन के सांप! ज़मान तनवीर पर फुनकारा, मगर ज़ख्मी टांग की वजह से कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। आप हाला को लेकर जाइए। इस कमीने को मैं इसके अंजाम तक पहुंचा कर आऊँगा। जिसने मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की, इसे मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। ड्रिल मशीन लग कहाँ है? उसने अपनी नज़रें ज़मान पर जमाते हुए कहा, जिसमें से चिंगारियाँ निकल रही थी। तनवीर ने इस कमरे की एक अलमारी से ड्रिल मशीन निकाल कर जामिन को दी। जामिन? हाला ने परेशान होकर उसे देखा। अंकल, इसे ले जाइए। जामिन तो जैसे हाला की आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा था। तनवीर हाला के हाथ पांव खोलकर उसे लेकर बाहर निकल गया। अंकल, जामिन क्या करने लगे उसके साथ? हाला ने बाहर आकर दहशत से तनवीर को देखते हुए कहा। साथ ही अंदर से ड्रिल की और किसी की दिलजोर चीखों की आवाज़ आई। ये हाला तो दहशत से कुछ बोल भी नहीं पाई। उसने मेरी जिस प्यारी बेटी का ये हाल किया है, तो एक गोली उसका बदला लेने के लिए काफ़ी नहीं थी। बस अब तुम चलो यहाँ से। ये कहते सांस थी वो शशदर खड़ी हाला को लेकर बाहर आ गए। अगले कुछ दिनों में रहमान का सारा गैंग पकड़ा जा चुका था और उसके तवस्सुत से बहुत से और शरपसंद गिरोहों को पकड़ा जा चुका था जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दी के वाक़यात में इन्वॉल्व थे। रहमान से उन्होंने ये भी कन्फेस करवा लिया था कि सरफराज को उसी रात उसी ने मरवाया था और इस जुर्म में उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। असफंद और समिया की शादी तय हो गई थी। हाला को आसिम साहिब अपने घर ले आए थे, जबकि जामिन का सब ने बाइकआउट किया था क्योंकि हाला ने सबको उस शाम की थप्पड़ वाली बात बताकर रुखसती से इनकार कर दिया था जो हाला के चेहरे के ज़ख्म ठीक होने के हफ्ते बाद रखी थी। मगर वो सब जानने के बाद सब ने उसका साथ दिया था और उसका अपने ही घर में दाखिला ममनू कर दिया था। जामिन को 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गए थे। रोज़ वो हाला को कॉल्स करता और ढेरों मैसेजेस, मगर वो किसी का रिप्लाई नहीं कर रही थी। एक दिन तंग आकर उसने बहन को फ़ोन किया। क्यों फ़ोन किया आपने मुझे? वो गुस्से से बोली। यार, क्या हो गया तुम सबको? बस कर दो अब। भाभी भाई से ज़्यादा प्यारी हो गई है। याद करो वो दिन जब मैं तुम्हारी एक बुक ढूंढने के लिए ट्रेनिंग से थका हुआ आया था और फिर भी सारा दिन सड़कों पर मारा मारा फिरता था। वो दिन भी याद करो जब बारिश में गाड़ी ख़राब हुई थी और सर्दियों की बारिश में तुम्हें भीगने से बचाने के लिए मैं वर्कशॉप तक गाड़ी को धक्का लगा कर ले गया था। और आज मेरी एक गलतफहमी की तुम सब इतनी कड़ी सज़ा दे रहे हो। मैं अपनी फैमिली होते हुए तनहा हो गया हूँ। जामिन ने पूरी तरह प्लानिंग करके रिमशा को घेरा था और अपनी जज्बाती एक्टिंग पर उसका दिल किया खुद को ऑस्कर दे दे। अच्छा भाई, बस करो, मैं तो कब का तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ। मगर भाभी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। आखिर रिमशा उसकी जज्बाती बातों के ज़ेर असर आ ही गई। तुम्हारी भाभी की तो ऐसी की तैसी। अब वो मेरी प्लानिंग देखे। ये सब वो सिर्फ दिल ही दिल में सोच सका। तुम बस मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। और हाँ प्लीज़, उसकी कोई पिक्चर ही सेंड कर दो। वाना सी हर। रिमशा को अपने साथ मिलाते हुए आखिर में दिल के हाथों मजबूर होकर उसने कहा, ओके बाय नाउ। रिमशा खुद भी अपने भाई भाभी को इकट्ठे देखना चाहती थी। ओके, वो तो मैं अभी कर देती हूँ। भाभी, वाह कितनी क्यूट लग रही हैं आप इस कलर में। चलिए एक सेल्फी हो जाए।
वो जो लाउंज में बैठी समीहा की शादी में पहनने के लिए कपड़ों की डिज़ाइन देख रही थी। रिमशा की इस मासूम सी फरमाइश पर बेख्तियार उस पर उसे बहुत प्यार आया। अगर भाभी को पता चल जाए कि किस मकसद से ये पिक्चर ले रही हूँ तो ये हाथ जो मेरे गिर्द प्यार से लिपटा है मेरी गर्दन दबाने में 1 सेकंड की देर न लगाए। सामिन बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था रिमशा के मैसेज का। कितने दिन हो गए थे उस दुश्मन ने जाँ को देखे हुए। कुछ देर बाद उसे व्हाट्सएप मैसेज की टून सुनाई दी। उसने तेज़ी से मैसेज ओपन किया तो रिमशा और हाला की तस्वीर नज़र आई। लाइट लेमन और फिरोज़ी ड्रेस में वो हमेशा की तरह उसके दिल की दुनिया तहबाला कर गई थी। मिसिंग यू स्वीट हार्ट टेरबली। कितने ही उसकी संगत में गुजरे यादगार लम्हे उसकी आंखों के आगे से गुजरे। यार तुझसे ज़्यादा बेमुरवत दोस्त ना देखा ना सुना। सामिन ने असफन को कॉल की जो अपनी शादी की छुट्टियां लेकर घर गया हुआ था। 1 दिन बाद मेहंदी थी। अगली बकवास कर। असफन का दिमाग भी हाला वाली बात पर तपा हुआ था। यार बस कर अब। क्या सबके साथ साथ तुझसे भी माफ़ी मांगूं? वो सब शदीद मोहब्बत में हो गया था। सामिन ने अपना दफा करने की कोशिश की। बेटा अगर मोहब्बत में ऐसा किया था तो फिर रुखसती के बाद हम महाला को नीलो नील ही देखेंगे। असफन के तंज पर वो बामुश्किल अपना कहकर रोक सका। अच्छा यार तू बस मेरा अपनी शादी में आने वाला मामला बहाल करो। डैडी ने तो सख्ती से मुझे मना किया है कि मैं तेरी शादी में नज़र ना आऊँ। खैर तुझसे फड्डे अपनी जगह मगर तेरे बगैर तो मैं निकाह के पेपर्स पर साइन भी नहीं करूँगा। असफन की मोहब्बत पर उसे फ़ख्र हुआ। थैंक्स बड़ी, मगर इलाका गैर में ये खबर ना पहुँचे। सामिन तो कितना डरता है आला से। असफन की हंसी ने उसे तपाया। बेटा कुछ दिन बाद तुझसे पूछूंगा। हेलो यार एक ड्रेस भेज रहा हूँ, प्लीज़ किसी भी तरह हाला ने मेहंदी की रात यहीं पहनना हो। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुमने उसे कैसे मनाना है। सामिन के मैसेज ने समिया को अच्छा खासा परेशान किया। भाई खुद तो मजनू बने हो, मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो? रिमशा ने बेचारगी से सोचा। शाम में रिमशा ने एक पार्सल मसूल किया। भाभी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ मानेंगी? समिया पार्सल लेकर हाला के पास आई। हाँ स्वीटी क्यों नहीं, हाला ने प्यार से उसे कहा। दोनों इस वक्त रिमशा के ही रूम में थी। मैंने नेट पर एक ड्रेस देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने आपके लिए ऑर्डर दे दिया। मेरी विश है कि आज आप यहीं पहनिए। रिमशा ने मोहब्बत से उसे कहा। ओ डियर थैंक यू, मगर अब इसका क्या करूं जो कल हम लेकर आए थे? उसने बेचारगी से कहा। अच्छा चलो दिखाओ, यहीं पहनूंगी। खुश? उसने मोहब्बत से उसे देखा। ओह थैंक यू। हाला ने पैकिंग खोली तो उसमें बहुत ही स्टाइलिश ऑलिव ग्रीन और ऑरेंज और रेड के नगों के इम्तजाज का गरारा और लॉन्ग शर्ट पर नफीस मगर हैवी काम हुआ था। ये तो ब्राइडल ड्रेस लग रहा है, हाला ने उलझते हुए कहा। प्लीज़ भाभी। ओके ओके। हाला के मान जाने पर उसने मोहब्बत से उसे गले लगाया और सामिन को डन के साथ विक्ट्री का निशान भेजा। ये असफन की मेहंदी के फंक्शन की बात थी। हर जानिब रंगो बू का सैलाब था। सिवाय हाला के सबको बताया जा चुका था जामिन आ रहा इस फंक्शन में। असफन ने बड़ी पसोपेश के बाद बल आखिर सबको मना लिया था। लंबे घने बाल खोले हाला जामिन के भेजे हुए सूट में किसी रियासत की शहजादी से कम नहीं लग रही थी। नाजुक सी ज्वेलरी पहने, माथे पर एक साइड पर झूमर लगाए हुए, खूबसूरती से किए गए मेकअप में यहाँ से वहाँ फिर रही थी। सारा फंक्शन असफन के घर के लॉन में अरेंज किया गया था। पहले लड़के वालों ने मेहंदी लानी थी, फिर लड़की वालों ने, चूँकि कंबाइन फंक्शन था सो दोनों साइड्स ने बारी बारी आना डिसाइड किया। आसिम साहिब और जामिन की मदर बड़े फ़ख्र से हाला का तारुफ अपनी बहू की हैसियत से सब में करवा चुके थे। हाला समिया की बहन के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। सो जब लड़के वाले थाल उठाए मेहंदी लेकर आए तो हाला इनको रिसीव करने में एंट्रेंस के एंड पर समिया के घर वालों के साथ खड़ी थी। असफन की बहनें और कज़न्स मेहंदी के थाल पकड़े आगे थी, जबकि लड़के को उसके दोस्तों ने लाना था। हाला फूलों के थाल पकड़े खड़ी थी। जैसे ही असफन की कज़न्स मेहंदी लेकर अंदर आ गई तो उनके पीछे 10 हैवी बाइक्स पे असफन के कज़न्स ने पहले एंट्री की। सब लड़के वाइट शलवार कमीज़ पर डिफरेंट कलर्स की बास्केट्स पहने गगल्स लगाए हुए थे। सब ने इस मंजर को एंजॉय किया और चीखें और तालियां बजाकर लड़के वालों की ऐसी एंट्री को अप्रिशिएट किया। आखिर में 2 हैवी बाइक्स थी, जिनमें एक पे असफन और दूसरी हैवी बाइक पे बैठे शख्स को देखकर हाला को लगा उसके चारों जानिब रोशनियां भर गई हैं। दिल के किसी कोने में बहुत शदीद ख्वाहिश थी इस सितमगर को आज देखने की। वाइट शलवार कमीज़ पर ऑलिव ग्रीन बास्केट पहने, गगल्स लगाए, वो भी किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी बाइक बिल्कुल हाला के पास रोकी और फिर उससे उतरकर उसे नज़र भर कर देखा। हाय माय लेडी, हल्के से उसके पास से गुजरते हुए वो बोला, जबकि हाला तो अभी तक इस साहिर की मुस्कुराहट के सहर से नहीं निकल पाई थी।
जिस कदर वो हर्ट हुई थी, अभी इतनी जल्दी वो उसको माफ़ करने के हक़ में नहीं थी। वो स्टेज के पास खड़ी मिठाई की चीज़ें अरेंज करती स्टेज पर पहुंचा रही थी कि उसके व्हाट्सएप मैसेज की टून आई। उसने मैसेज ओपन किया तो जामिन का मैसेज था, वाना टेक यू टुनाइट टू अ प्लेस वेयर नो वन कुड सी एंड आई कुड टेल यू हाउ मच आई लव यू। और साथ ढेर सारे हार्ट्स और किसिंग इमोजी थे। हालांकि गाल दहक उठे। उसने गैर इख्तियारी तौर पर जो ही नज़र उठाकर सामने देखा तो स्टेज पर असफन के साथ बैठे जामन से नज़र मिली, जो उसके ब्लशिंग फेस को देख रहा था। उसे अपनी तरफ देखते पाया तो अपनी शरारती मुस्कुराहट समेत उसे आंख मारी। हाला ने बेख्तियार रुख फेरकर अपने धड़ धड़ करते दिल को संभाला। मेहंदी की रस्म के बाद जैसे ही ग्रुप फ़ोटोज़ का सिलसिला शुरू हुआ, असफन ने आसिम साहिब और उनकी फैमिली को आने को कहा। आसिम साहिब और उनकी बेगम समिया और असफन के साथ सोफ़ों पर बैठ गए, जबकि हाला और रिमशा सोफ़े के पीछे चली गई। हाला ने शुक्र किया कि जामिन नहीं था, मगर ये शुक्र थोड़ी देर का था। जैसे ही फ़ोटोग्राफ़र पिक्चर लेने लगा, असफन ने उसे रोक कर इधर उधर देखा कि दाएं तरफ से जामिन आता दिखाई दिया। हाला जज्बज़ होती जब जामिन उसके दाएं तरफ आया, क्योंकि उसके बाएं तरफ रिमशा खड़ी थी। अभी फ़ोटोग्राफ़र तस्वीर लेने ही वाला था कि हाला को अपनी कमर पर जामिन का हाथ सरसराता महसूस हुआ। उसकी तो सांस सीने में अटक गई। भाभी प्लीज़ थोड़ा सा स्माइल करिए। फ़ोटोग्राफ़र भी उनका जानने वाला था, जिसको पता था कि हाला जामिन की मनकूहा है। हाला ने एक हसीली नज़र जामिन पर डाली, जो सामने देखता शरारती अंदाज में मुस्कुरा रहा था। हाला ने एक सेकंड में कुछ सोचा और अपना पाँव अंदाजे से आगे करके अपनी हील के नीचे जामिन का पाँव ज़ोर से दबाया। जामिन एकदम चीखा और हाला ने फ़ौरन पाँव खींचकर मुंह पीठ नीचे करके अपनी हंसी कंट्रोल की। क्या हुआ? सबने एकदम परेशानी से पूछा। नहीं, वो पाँव पे कुछ काटा है। असफन परेशानी से खड़ा हुआ। दिखाओ। अरे कुछ नहीं हुआ, बैठ तो। उसे बिठाकर अब की मर्तबा जामिन ने तमीज़ से फैमिली पिक्चर ली। खाने के बाद रिमशा हाला के पास आई। भाभी, वो अवैस अंकल बाहर गाड़ी में बैठे हैं, कह रहे हैं आपसे कुछ बात करनी है। तो क्या वो जा रहे हैं? हाला ने हैरान होकर पूछा। शायद। आप जल्दी से जाइए। हाला तेज़ी से अपना लहंगा उठाए बाहर आई। अभी वो गली में निकलकर उनकी गाड़ी ढूंढ रही थी कि एक हाथ ने उसका हाथ थामा। उसने डर कर देखा तो वो जामिन था, जो उसे लिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। क्या कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। वो उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, जो खामोशी से उसे लिए गाड़ी में बिठाकर तेज़ी से ड्राइविंग सीट की जानिब आया, मबादा कि वो लॉक खोलकर उतरती। बैठते साथ ही वो जन से गाड़ी बढ़ा ले गया। आप लॉक खोल रहे हैं या मैं शोर मचाऊं? हाला को समझ आ गई थी कि जब तक जामिन लॉक नहीं खोलेगा उसकी साइड का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। वो थक कार कर बैठ गई। जामिन खामोशी से कोई नंबर मिला रहा था। हेलो, मेरे अम्मा अब्बा को बता देना कि हाला की रुखसती हो गई है। इस वक्त वो अपने मियाँ के साथ अपने घर जा रही है और वहाँ से डायरेक्ट उसके बेडरूम। जामिन की बात सुनकर उसके हाथ पाँव ठंडे हो गए। ऑफ कोर्स, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मुझसे पहले तू प्योर शादीशुदा कहलाए। एमी तो आज का ड्रेस नहीं भिजवाया था, दुल्हन बनाकर ही उसे अपने रूम में लेकर जाना था ना। जामिन तो आज उसे शौक़ पे शौक़ देने पे तुला हुआ था। उसने किन अखियों से हाला के हैरान चेहरे को देखा। चल अब बाकी सबको तुम संभाल लेना, कहते साथ ही उसने फ़ोन बंद करके एक नज़र हाला के घसीले चेहरे पर डाली। फिर हाथ बढ़ाकर उसका झूमर ठीक किया, जो उसे गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाने के चक्कर में अपनी जगह से हट गया था। हाला ने गुस्से से उसका हाथ झटका। ध्यान से गाड़ी चलाइए। जिस गोल्डन नाइट के चक्कर में ये सारी प्लानिंग की है ना, एक्सीडेंट कराकर कहीं इससे महरूम ना हो जाइए। उसकी जली कटी बात ने जामिन को कहके लगाने पर मजबूर किया। किसी भूल में मत रहिएगा, मैं इतनी आसानी से आपको अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। उसने गुस्से से जामिन को घूरा। आहा, दुश्मनी का खुल्लम खुल्ला ऐलान। जामिन उसके लहजे से महफूज हुआ। घर आते ही गाड़ी अंदर ले जाकर उसने हाला की साइड का दरवाज़ा खोला और एक मरतबा फिर आज उसे कोई मौका दिए बगैर अपने बाजुओं में उठाया। जामिन छोड़िए, मैं चली जाऊंगी। वो उसके सीने पर मुक्के मारते हुए चिल्लाई। जामिन ने झुककर उसकी गुस्से से लाल होती प्यारी सी नाक की टिप पर किस किया और बस यहीं उसकी बोलती बंद हो गई। कमरे में लाकर उसे बेड पर बिठाते जामिन ने पलटकर कमरे के दरवाजे को लॉक किया। हालांकि तो हालत गैर हो रही थी। वो उसके सामने दो जानू बेड के पास बैठा और उसकी गोद में सर रख दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मैंने आप पे हाथ अपनी मोहब्बत की इंतहा में उठाया था। मेरे लिए यह तसव्वुर ही इतना जानलेवा था कि कोई आपका दावेदार बनकर मेरे सामने आए। और वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है, और आपको पता है इश्क इंसान को अंधा कर देता है। और आपसे मैंने इश्क किया था। फिर भी मैं इस सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। जितना मारना है मुझे मार लें, मगर मुझसे ये दूरी वाली बात मत करें।
मैंने ये दिन बहुत तकलीफ़ में गुजारे हैं, प्लीज़ हाला। जामिन अभी बात कर ही रहा था कि एक आंसू का कतरा उसके बालों पर गिरा। यकदम उसने सर उठाया तो दूसरी तरफ बरसात शुरू हो चुकी थी। हाला मेरी जान। वो बेख्तियार उसके पास बेड पर बैठा और उसे बाहों में लेना चाहा कि उसने रोते हुए गुस्से से उसे के हाथ झटके। वो रोते हुए बोली, मत हाथ लगाइए मुझे। जामिन ने ज़बरदस्ती उसे खींचकर अपने बाजुओं में भेजा और उसके बालों पर माथे पर बोसे दिए। इतनी तकलीफ़ आपके थप्पड़ से नहीं हुई थी जितनी आपकी बेएतबारी ने दी थी। उसके सीने पर सर रख के वो रोते हुए शिकवे कर रही थी। वेरी सॉरी, मुझे लगा मैं तपती धूप में खड़ी हो गई हूँ। आप तो मेरी छाँव है, मेरा सबसे कीमती रिश्ता। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। रो रो कर वो दिल की भड़ास निकाल रही थी और जामिन के लिए उसे समेटना मुश्किल हो रहा था। आइंदा ऐसे नहीं होगा। जामिन के लफ्ज़ों पर वो यकीन ले आई। फिर यकदम कुछ याद आने पर पीछे हुई। जामिन ने हैरत से उसे देखा। आपने उस रात जमान के साथ ड्रिल से क्या किया था? हाला प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट एनीवन एल्स। जामिन ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, प्लीज़ बताइए ना, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। उसने जामिन को धमकी दी। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अदरवाइज़ हम अपने मिशन और प्रोफेशनल लाइफ से मुतल्लिक बातें अपने घर वालों को भी नहीं बताते। वो मिशन पर्सनल भी था और इससे बदला आपने अपने पर्सनल कंसर्न की वजह से लिया था। हाँ ये सही है। जब मैंने आपका चेहरा देखा तो आई कांट टेल यू मुझ पर क्या क़यामत टूटी थी। लिहाजा मैंने उन हाथों में इतने सुराख किए थे कि वो हाथ आइंदा उठने के काबिल न रहे। उफ जामिन, आप कितने ख़तरनाक हैं। वो हैरत से फटी आंखों से उसकी बात सुनती उसे पीछे सिरकी। मैं इससे भी दहशतनाक हो जाऊंगा अगर अब आप मुझसे दूर हुई, इसीलिए नहीं बता रहा था। उसने हाला को धमकी दी। उसके तो मुझ पर उठने वाले हाथों के साथ तो ये सलूक किया और आपने जो मुझ पर हाथ उठाया था उसका क्या? हाला ने उसे जताया। जामिन ने उसके आगे अपना वही हाथ फैलाया। आपकी मर्ज़ी, जो सलूक करना चाहे करे, मैं उफ तक नहीं करूँगा। अपनी इसी जानलेवा मुस्कुराहट से उसने हाला को देखा। हाला ने एक नज़र उसकी आंखों में झांका जहाँ हर तरफ बस वही थी। उसने धीरे से उसके हाथ को थामकर उस पर अपने लब रखे, फिर अपने गाल से मस करते हुए बोली, ये हाथ तो मेरे निजाते दहंदा है। जामिन ने मुस्कुराते हुए अपने साथ लगाया और फिर उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने लगा। तो ये था ब्यूटीफुल नावल अना इलियास का। आई होप आप लोगों को ये नावल बहुत बहुत अच्छा लगा होगा और प्लीज़ मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा क्योंकि मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहता है। इसके अलावा आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये आप लोगों का प्यार होता है जो आप लोग सब्सक्राइब करके मुझे दिखाते हो या बताते हो। खैर इस बात को हम इधर ही छोड़ते हैं क्योंकि मैं इतनी बार कह चुकी हूँ, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करना तो नहीं करना। जिन्होंने करना था उन्होंने कर लिया और जिन्होंने नहीं करना वो मेरे बार 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 कहने के पर भी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बस भाई, मैं तो आप लोगों को याद करवाती रहूँगी, मेरा काम ही यही है, तो मैं तो करती रहूँगी। आप लोग नहीं करते तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूँगी। आप लोगों की मर्ज़ी, जब आप लोगों को अच्छा लगे, जब आप लोग बेहतर जाने तो कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी नावल में। अल्लाह हाफिज़।